वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो बीटेक में तो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। एकेटीयू ने जो नए 2 कोर्सेज ऐड किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसको आप बीबीए और बीसीए बोलते हैं, उनमें भी आपका ये सब्जेक्ट ऐड किया गया है। और आई होप आप तीनों कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ भी गए होंगे कि हम आज कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेसिकली बीटेक वाले बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और ये अगर मैं पर्दा उठाऊं इस सब्जेक्ट से तो वो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेटा। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट आपका बीबीए और बीसीए इन दोनों नए कोर्सेज में भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे तो वीसीए का सिलेबस कंप्लीटली सेम एज है बीटेक के सिलेबस की। तो अगर आपने बीसीए में एडमिशन लिया हुआ है एकेटीयू में और आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए परेशान हैं, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटेक का पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर हमने फर्स्ट यूनिट से 5th यूनिट तक सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं। और साथ ही साथ कुछ जो इशू इंपॉर्टेंट आपके एनवायरमेंट से संबंधित थे वो भी हमने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं सेपरेटली वीडियोस में, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चंस की फॉर्म में, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, फिर हम उसको पूरा डीपली डिस्कस करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये सेशन हम जो नया लेकर आए हैं, ये आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होने वाला है। और आज हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में यूनिट नंबर फर्स्ट को। कंप्लीट यूनिट तो हम वन शूट में नहीं करेंगे, हम 2 या 3 क्वेश्चन पर वीडियोस में लेंगे यूनिट फर्स्ट के, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने की यहां पर कोशिश करेंगे। और आई होप आपको ये हेल्पफुल भी लगेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आप डिटेल में वहां पर पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बीबीए या बीसीए कर रहे हैं, जिनको एनवायरमेंट से रिलेटेड अपना जो डेटा है वो नहीं मिल पा रहा है एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो यहां पर आ सकते हैं और आराम से अपना पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने बीसीए में एडमिशन लिया है या बीबीए में एडमिशन लिया है और वो एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसको कहीं पर भी मैटर नहीं मिल पा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी लाभ उठा सके। और सबसे आसान तरीका होता है बच्चों कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर आपका ट्विटर हो, सब पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को भी हेल्प लेनी होगी वो वहां से इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो चलिए आज हम देख लेते हैं अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पहले क्वेश्चन को। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है यूनिट फर्स्ट से, वो यही है कि एनवायरमेंट को आप डिफाइन कीजिए, एनवायरमेंट होता क्या है। फिर इसके टाइप्स पूछ लेता है और फिर इसके कंपोनेंट्स पूछ लेता है, एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली अगर आप देखिए, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है बेटा, आप इसको रटने जाएंगे तो आपको एक वर्डन लगने लगेगा। चीजें आपके आसपास जो हैं वही एनवायरमेंट होता है, और सारी चीजें जो आप डेली बेसिस पर एनालाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वही एनवायरमेंट की स्टडी है। तो आपको केवल और केवल वीडियोस को देखना है और समझना है आपके आसपास कैसे रिलेट कर रही हैं ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पर एज ए गाइड आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको रटने जाएंगे, याद करने जाएंगे, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब एक बार आप इसको सुनकर समझ लेंगे तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को। और इस सब्जेक्ट को आप कोशिश करें कि डायग्राम के माध्यम से जितना आप इसको एक्सप्लेन करेंगे वो बेस्ट रहेगा। उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा पड़ता है कि आप किसी भी चीज को पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करें। तो मतलब अगर आपके कोई कंपोनेंट्स हैं तो आप उसको भी कोशिश करें चार्ट्स के माध्यम से, या फिर उसका एक फ्लो चार्ट बना दें, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक अच्छा इंपैक्ट रहता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताता हूं। तो पहले अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब एनवायरमेंट में आता है, और वही सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका एक पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट में अगर हम देखें तो एक नेचुरल एनवायरमेंट होता है और एक बुल्ट इन एनवायरमेंट होता है, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है अपने सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए आप किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा सा वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी कुछ है वो एनवायरमेंट है, जिसमें आपका एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, है ना। वाटर है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, लैंड है जिसपे हम रहते हैं, और ऑल द लिविंग थिंग्स वी शेयर द प्लेनेट विद। जो भी प्लेनेट पर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सब एनवायरमेंट है। इट्स लाइक ए लार्ज पजल वेयर ईच पीस
फिट टुगेदर टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसको फॉर एग्जांपल यहां पर बताया गया है कि एनवायरनमेंट एक तरीके से लार्ज पजल की तरह है। अगर कोई पजल वाला गेम आप खेलते होंगे मोबाइल में या फिर फिजिकली, तो उसमें आप क्या करते हैं, हर एक पार्ट का अपना अपना एक वैल्यू होता है और आप उसको कनेक्ट करके एक कोई भी अदर पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, वही पजल कहलाती है। तो वैसे ही एनवायरनमेंट की हर एक पार्ट अपने आप में एक वैल्यू रखता है और उन पीसेस को अगर हम कनेक्ट कर दें तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देता है, जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में दो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक बुल्ट एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो नेचुरली है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, है ना, ओशियंस हो गए, डेजर्ट्स हो गए एंड अदर नेचुरल लैंडस्केप्स। तो वो सब आपके नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आ जाते हैं, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है उनको बनाने में। जबकि वुल्ट एनवायरनमेंट होता है जो ह्यूमंस अपनी सहूलियत के हिसाब से क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, सच एज द सिटीज। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं। कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें सड़कें बहुत बढ़िया होती हैं, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। तो वो सब किस तरीके से है? वो हम लोगों ने अपने सहूलियत के, अपने हिसाब के लिए बनाई हुई हैं, है ना। टाउन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई हैं, है ना, रोड्स हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए हैं। तो दीज आर द बुल्ट इन एनवायरनमेंट, जो कि हम लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, तो दो टाइप्स हो गए। एनवायरनमेंट क्या होता है ये आपको पता चल गया है। इसके टाइप्स आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक बुल्ट इन एनवायरनमेंट। आप इसको और किस तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एनवायरनमेंट, यहां पर एक बॉक्स में बंद करेंगे, फिर इसके या फिर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट लिखकर, और इधर एक आप टाइप लिखेंगे इसका नेचुरल, और दूसरी तरफ आप टाइप लिखेंगे बुल्ट इन या मैन मेड एनवायरनमेंट, है ना। और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो वो और अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर डालेगा। जैसे जैसे आपको थोड़ा सा एग्जाम में लिखने में किस तरीके से एग्जामिनर के ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, वो टिप्स मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो यहाँ पर पूछे गए हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं पिक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है? ये एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। और अगर हम कंपेयर करें इसको नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट को, तो इस एक सिंगल पिक्चर में आप दोनों को देख सकते हैं। ये आपका इधर अगर हम बेटा बात करें तो ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, और इधर ये मैन मेड एनवायरनमेंट है, जिसको आप बुल्ट एनवायरनमेंट बोल देते हैं ना। ये मैन मेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, रोड भी बनी हुई है, उस पर व्हीकल्स भी चल रहे हैं, पार्किंग के लिए भी जगह दी गई है। तो ये पुल भी आप देख रहे होंगे इसके ऊपर से जाने के लिए। तो दिस इज द मैन मेड एनवायरनमेंट। और यहां पर आपको कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही होगी जिसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों पिक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे आपका क्लाइमेट आ जाता है, और एडेपिक आ जाएंगे। एडेपिक में जैसे सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट है। ठीक है, वहीं पर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया है, और डिकम्पोजर हो गया है। तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट हो गए। यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग रहते हैं, है ना, जिनमें आपका कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं रहती है। इज दैट क्लियर? जिनमें जान नहीं रहती, हम ये कहेंगे ना जिसमें जान नहीं है, जो सांस नहीं ले रहे हैं, है ना। और बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स होती हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, जिसमें आपका प्रोड्यूसर होते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करते हैं, और वो जो कंज्यूमर्स जब डेड बॉडी हो जाती है, जब मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये कंपोनेंट्स हो गए हैं एनवायरनमेंट की। और अगर हम दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पर थोड़ा एलिब्रेट करके इसी चीज को, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोड्यूसर में आपका प्लांट्स हो जाते हैं, कंज्यूमर्स में आपके एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है, और डिकम्पोजर्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? एनवायरनमेंट इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप खुद देखेंगे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अगर जैसे ही मैंने बताया था ना बेटा, क्लाइमेट और एडेपिक, तो इसी को अगर मैं ओपन करके बताऊं तो जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेज हो गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, वाटर हो गया है, एनर्जी हो गया, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और ये भी एक पार्ट है पूरे एनवायरनमेंट का, क्योंकि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ये है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है हमारे आसपास, दैट्स द एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और एनवायरनमेंट के टाइप्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है पहले क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में आप कितना भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एक रोड आपको मैंने प्रोवाइड करा दी, एक रास्ता, एक पाथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और एक थोड़ी सी समझ आपकी इंक्रीज कर दी है कि किस हिसाब से आप चीजों को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पर, हाँ बेटा, एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के सेगमेंट को यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब यही चीजें जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हमने इंक्लूड की थी, अब ये भी कुछ कैटेगराइज्ड हो जाएंगी सेगमेंट्स में, वही आपके सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर बेटू सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की, एक मिनट, सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की, तो सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में आपके चार तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एक होगा एटमॉस्फेरिक सेगमेंट, एक होगा लिथोस्फीयर सेगमेंट, एक होगा हाइड्रोस्फीयर सेगमेंट और एक होगा बायोस्फीयर सेगमेंट। यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। अगर आप इन वर्ड्स पर ही जाएं, एटमॉस्फेरिक सेगमेंट, तो यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेज आपको देखने को मिलती हैं, तो उनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। या एटमॉस्फेरिक लेयर्स आपने सुनी होंगी, जहां पर वर्षा होती है, फिर वहां पर आपकी प्लेन कहां पर उड़ता है, सैटेलाइट कहां पर होती है, इसकी सात आपने लेयर्स पढ़ी होंगी, 5-6 लेयर्स, है ना। अब लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं, लिथोस्फीयर का मतलब है अर्थ से, यानी कि जो सरफेस होता है, जो धरती का लेयर है, उससे यहां पर सेगमेंट इंक्लूड किया गया है। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड यहां पर बात की गई है। और बायोस्फीयर की बात करें तो बायोटिक चीजें जो है लिविंग, जैसे कि जानवर, पशु पक्षी, ये इनसे संबंधित यहां पर सेगमेंट में इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो 1 बाय 1 करके लिटिल बिट हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इलेबोरेट कर लेंगे आप अपने आप डिटेल्स में। ठीक है, चलिए, तो हम 2 क्वेश्चन आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपने इस पहले पार्ट में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की, और आई होप आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो पहले सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट के लिए पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। द एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स जब एक दूसरे से इंक्लूड कर देते हैं जिससे कि लाइफ इजी हो जाती है अर्थ पर, वो आपका सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट कहलाएंगे। जैसा कि पहला हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। पहला सेगमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर है बेटा। एटमॉस्फेयर क्या है, दिस इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड द अर्थ। सराउंड अर्थ के आसपास जो गैसेस की लेयर सराउंड है, वो आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। और इट प्रोवाइड अस विद एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और इनका काम क्या होता है कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ सोलर रेडिएशन से जो हार्मफुल चीजें आती हैं, जो हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा यूवी रेज, है ना। तो उसको ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। हमारी ओजोन लेयर उन यूवी लेयर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो हमें ब्रीथ और हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कराने का काम करती हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं, समझ लेते हैं जो लेयर्स आपकी हैं। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक पार्ट हो जाता है। अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो आप देख रहे होंगे ये अर्थ सरफेस है। अर्थ के सरफेस से लगभग थाउजेंड्स किलोमीटर अबव तक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिल जाता है। ये जो बेटा डिस्टेंस है ये वेरी कर सकती है, आप एक दो सोर्स जहां से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाती है, उससे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो ट्रोपोस्फेयर होगी पहली लेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें आपकी ओजोन लेयर भी रहती है, और जो आपके हवाई जहाज या जहाज उड़ते हैं, एयरप्लेन जो उड़ते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर हो जाती है, जिसमें आपकी जो ये आपकी क्या होती हैं, फिर से मैं भूल गया इनको ये आकर मतलब इनमें जल जाती हैं, ये एक तरीके से बहुत ठंडा रीजन होता है। उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर होता है। नेक्स्ट लेयर जो है वो थर्मोस्फेयर है। ठीक है, थर्मोस्फेयर में आपकी जो सैटेलाइट होती है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है थ्रू द सैटेलाइट, वो वहां पर इस एटमॉस्फेरिक लेयर में रहती है। और फिर है एक्सोस्फेयर, लास्ट वाली या आउटर जो है वो आपकी एक्सोस्फेयर लेयर रहती है। तो ये एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। हाँ, ये याद आ गया, उल्का पिंड्स आकर यहाँ पर जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उल्का पिंड्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और ये लेयर बहुत ठंडी होती है, तो उनको खत्म कर देती है। ठीक है, तो आई होप आपको एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमने बात की थी, नेक्स्ट सेगमेंट था आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है, एक सेकेंड मैं येलो कलर ले लेता हूं, वो और अच्छा दिखाई देगा। लिथोस्फेयर क्या है, दिस इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सॉलिड आउटर लेयर है उसी को आप लिथोस्फेयर कह देते हैं, और इसमें इंक्लूड रहता है क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इंक्लूड रहता है आपका लिथोस्फेयर में। आगे, इट प्रोड्यूसेस अस या इट प्रोवाइड अस विद लैंड फॉर लिविंग एंड रिसोर्सेज लाइक द मिनरल्स।
ठीक है, यानी कि ये हमें रहने के लिए भी सोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और मिनरल्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इजी बनाता है अर्थ पर। ठीक है, तो अगर आप इसको डायग्राम के माध्यम से देखें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, तो डायग्राम के हिसाब से आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये आपका अर्थ का जो आउटर लेयर है उसकी लेयर्स यहां पर दिखाई गई हैं। जैसे यहां पर कोर है, इधर एक सेकंड मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ये आप देख रहे हैं ना बेटा कोर है, ये आपका मेंटल है। तो ये आपकी लेयर्स हैं इसकी अर्थ की, जिसको आप लिथोस्फीयर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लिथोस्फीयर भी समझ गए होंगे कि लिथोस्फीयर क्या है, या ये जो सेगमेंट है एनवायरमेंट का इसका मतलब क्या है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें तो दिस इज द वाटर ऑन अर्थ, यानी कि इसका रिलेट है वाटर से, इंक्लूडिंग द ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड द ग्राउंड वाटर, यानी कि इसमें इंक्लूड रहता है ओशियन वाटर, लेक्स वाटर, रिवर वाटर या ग्राउंड वाटर्स। ये सब कॉम्बिनेशन जो है यानी कि वाटर वाला जो पार्ट है वो आपका हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड हो जाता है। आगे, इट प्रोवाइड अस विद वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, मतलब जहां जहां पर हमें वाटर की अलग अलग तरीके की या अलग अलग फॉर्म में वाटर की नीड होती है वो सब आपको हाइड्रोस्फीयर जो सेगमेंट है एनवायरमेंट का वो प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? यानी कि हमें वाटर पीने के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें वाटर चाहिए, अदर यूजेस के लिए भी हमें वाटर की नीड रहती है, तो वो आपको हाइड्रोस्फीयर सेगमेंट जो है एनवायरमेंट का उससे प्रोवाइड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाटर साइकिल आपको दिख रही है बच्चों, ये वाटर साइकिल है और इस वाटर साइकिल में जो भी वाटर्स के सोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि हाइड्रोस्फीयर जो सेगमेंट है वो एक्चुअल में है क्या एनवायरमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर, जो लास्ट पार्ट है आपका सेगमेंट का वो है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पार्ट है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को आप आगे कैसे बताएंगे? इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या है बायोस्फीयर्स के अंदर आ जाते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो सब बायोस्फीयर में आ जाएंगे, या फिर हम कहें कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके बायोस्फीयर में रहते हैं, है ना। इट्स द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, खाना प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर उस खाने को कंज्यूम करेंगे और डीकंपोजर्स उसको क्या कर देंगे, डिकंपोज करके मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। तो ये आपका एक तरीके से इंटरकनेक्शन नेटवर्क है बिटवीन द दीज बायोटिक टर्म्स, है ना। तो ये आपका बायोस्फीयर हो जाता है। अगर आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे उसमें प्लांट आप इंक्लूड कर लें, चाहे आप उसमें वर्ड्स इंक्लूड कर लें, है ना, चाहे आप उसमें एनिमल्स इंक्लूड कर लें, चाहे आप उसमें अदर एनिमल्स किसी भी तरीके का, चाहे वाटर वाला हो, है ना, चाहे आपका नॉर्मल जो अर्थ की सरफेस पर रहता है, तो सब लिविंग थिंग्स जो हैं आपस में जो इंटरकनेक्ट हैं वो आपका बायोस्फीयर्स में आ जाएंगे। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? These components interact with each other in the complex way to create the environment we live in, यानी कि ये क्या है, एक कंपोनेंट्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स वे क्रिएट करते हैं एनवायरमेंट जिसमें हम रह सकें, है ना। अंडरस्टैंडिंग दीज कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग अवर एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर। और ये जो इंटरकनेक्शन है इसको समझकर इनके कंपोनेंट्स एक दूसरे के आपस में हेल्प कर कर जो प्रोसेस क्रिएट कर रही हैं वो हमारे एनवायरमेंट या फिर हमारी लाइफ को रहने या फिर सरवाइव करने के में हेल्प करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो चार टाइप्स ऑफ सेगमेंट हमने देखे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स वे में और एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हमारा जो लाइफ है वो सरवाइव करती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं इन चारों जो आपके सेगमेंट्स हैं इनको एक डायग्राम में इंक्लूड करूं तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों, ये आपका बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, जहां पर आप लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की लेयर आपको देखने को मिलती हैं। हाइड्रोस्फीयर हो गया, वाटर वाले पार्ट को आप हाइड्रोस्फीयर में ले लेंगे, और आपका लिथोस्फीयर हो गया अर्थ वाला सरफेस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक ये साइकिल है जिसमें आपका जीवन, जिसमें आपकी लाइफ सर्वाइव करती है और ये एक हेल्दी एनवायरमेंट का निर्माण करती है ना। ठीक है, तो ये एक हेल्दी एनवायरमेंट आपको यहां पर प्रोवाइड कराती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या क्या हैं, किस तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि चार टाइप्स हैं, उन चारों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो इनफ है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी।
एनवायरमेंटल स्टडी के स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। आगे, व्हाट इज द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, और पब्लिक अवेयरनेस की कितनी जरूरत है एनवायरमेंट को लेकर, वो चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एनवायरमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं, और डिफरेंट तरीके के जो हमारे एटमॉस्फेरिक सेगमेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के, वो सेगमेंट्स हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी, जिसके तहत आप अपने इस कोर्स में एनवायरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उसका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, या पब्लिक में अवेयरनेस क्यों जरूरी है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनवायरमेंट एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रीजन है या ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे आसपास जो चीजें सब हैं उनको अगर इंटरकनेक्ट कर दें तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पर हम जिंदा हैं, अपने लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वही आपका एनवायरमेंट होता है। तो अगर आप इसका आंसर की बात करें यहाँ पर, तो एनवायरमेंटल स्टडी is a multidisciplinary academic field that focus on the study of the environment। यानी कि सबसे पहले तो एनवायरमेंटल स्टडी में हमें नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करनी है, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि ह्यूमन के बीच में और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। तभी आप स्टडी ऑफ एनवायरमेंट को एक फाइनल टच दे पाएंगे। ठीक है, आगे, इट इन्वॉल्व्स examining health, physical, biological and social aspect of environment issues and understanding how human activities impact the environment। और जब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को समझेंगे, तब आप एनालाइज कर पाएंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। आगे, द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज आर वास्ट, मतलब बहुत ही बड़ी हैं, एज दे एड्रेस क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू ए सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो एनवायरमेंटल स्टडी आप कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट या उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उन चैलेंजेस से कैसे कैसे आपको निकलना है। तो दिस इज द पर्पज, इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से आंसर को एक्सप्लेन करना है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंजेस, कैलेमिटीज एंड द डिस्टर्ब्स आर ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ये सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ होना, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन या पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है डे बाय डे, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कम हो रही हैं डे बाय डे, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, अचानक से आपको देखने को मिलता है कि गर्मियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बिन मौसम बरसात होने लगती है, फिर जब बरसात आती है तो बारिश बहुत दिनों तक नहीं होती है, सूखे की स्थिति बन जाती है। तो ये सब क्लाइमेट चेंजेस हैं और ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनको हमें समझना होगा। एनवायरमेंट स्टडी की हेल्प से हम इन इश्यूज को जानें, फिर उनको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, और यही एक मेन उद्देश्य है एनवायरमेंटल स्टडी का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वन इंडिविजुअल। यानी कि जैसे हम सुधार करने की बात करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हम कहते हैं कि पहले पूरे देश में सुधार करने से पहले हमें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। तो वैसे ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें खुद इंडिविजुअली अपने आप से पहल करनी पड़ेगी। हम अगर अवेयर रहेंगे, हम एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात करेंगे, उनको समझेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देन तब पूरे एक क्रांति टाइप से पूरे देश में आ सकती है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एनवायरमेंटल स्टडी का सही यूज कर रहे हैं, या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वन इंस्टीट्यूट, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, या फिर वन गवर्नमेंट, इंडिविजुअली सारी चीजों को अपने आप काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, हेंस एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड नीड टू बी अवेयर एंड नीड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल एनवायरमेंट। यानी कि इससे मतलब ये हुआ कि हर एक बंदे को एक्टिवेट होना पड़ेगा, हर एक बंदे को अपना पार्टिसिपेंट दिखाना पड़ेगा, जिससे कि हम ग्लोबली एनवायरमेंट को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। इज दैट क्लियर? तो आई होप तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी में अगर आप यहां पर देखें तो आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। जैसे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल स्टडी की। क्यों है, मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स की हेल्प से बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सॉल्विंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम उसके बारे में ना जानते हो। तो यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प करती है हमें उस प्रॉब्लम के बारे में जानने की। ठीक है, आगे प्रमोटिंग द हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, यानी कि
जो पब्लिक की हेल्थ है उसको हमें कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे कि एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प करेगी हमारी। आगे राइजिंग द अवेयरनेस, जो कि बहुत 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 जरूरी है, यानी कि अभी हमने पीछे पॉइंट में डिस्कस किया था कि ये किसी एक के करने से नहीं होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट, इसके लिए सबको अवेयर होना पड़ेगा और सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये हर्जाना या फिर ये सजा होगी, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1984 1986 बना हुआ भी है। ठीक है, आगे लास्ट अगर मैं बात करूं पॉइंट की, तो एड्रेसिंग ग्लोबल चेंजेस, और जो ग्लोबिंग चेंजेस हैं उनको हमें एड्रेसिंग करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबली बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, उनको एड्रेस करना पड़ेगा और उनको फिर हमें सॉल्व आउट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनवायरमेंटल स्टडी की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहले पॉइंट में एनवायरमेंटल, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं। Environmental study helps to understand the current environmental problems through the knowledge of physical, chemical, biological and social process। देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अगर दांतों की जानकारी है और आप उसके पास पेट की समस्या लेकर चले जाएं तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो वही चीज हमारी यहां पर है कि एनवायरमेंटल स्टडी हमें हेल्प करती है कि करंट में एक्चुअल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या सोशल प्रोसेसिंग क्या है, जिससे कि हम इन चीजों को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हम उसके बारे में जानेंगे, कुछ उसके बारे में हमें पता होगा, है ना। इट प्रोवाइड्स द स्किल नेसेसरी टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और ये हमें हेल्प करती हैं, स्किल्स देती हैं कि कैसे हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे। तो एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू बेसिक ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम एंड द प्रोसेस। कहीं ना कहीं हमें ये इकोनॉमिकली बैलेंस करने में भी मदद करता है एनवायरमेंटल सिस्टम और उसके प्रोसेस को। आगे इट हेल्प्स गेन स्किल टू एनालाइज द वेरियस एनवायरमेंट सिस्टम्स एंड द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन्स एक्टिविटी ऑन देम। साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है हमें एनालाइज करने में वेरियस एनवायरमेंटल सिस्टम्स, जैसे हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, सेगमेंट्स पढ़े हैं ना, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो हम उन सब सिस्टम्स को, सब सेगमेंट्स को सेपरेटली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी। इज दैट क्लियर? और हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से उन सभी सेगमेंट्स को, सभी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स को अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से, तो ये सब जानकारी हमें एनवायरमेंटल स्टडी से ही मिलेगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, जिससे हम आगे यहां पर लिखा हुआ है थ्रू द, ये आगे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट। यहां पर जो नीचे लिखा हुआ है डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल स्टडी ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि ये हमें एक रिलेशन डेवलप करती है एनवायरमेंट के और हमारे बीच में। उससे हम जानते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्लियर? तो आई होप तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और धीरे धीरे एनवायरमेंटल स्टडी आपको क्लियर हो रही होगी, और यही एक अवेयरनेस का प्रोसेस है। हर पब्लिक तक, पब्लिक के मतलब हर एक पर्सन तक हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, और इसी वजह से सभी कोर्सेज में एनवायरमेंट को स्टार्ट किया गया है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4, कि एनवायरमेंटल स्टडी एम्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में भी आपका एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प करता है। ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड मटेरियल कंजम्पशंस एंड द technologically development has increased the rate and scale of the environmental degradation leading to the loss of biodiversity। मतलब कहने का ये है कि जो आप डे बाय डे देख रहे हैं, ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो बेटा बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है, मटेरियल्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। चाहे आप रहने के लिए जगह की बात कर लें, खाने के लिए मटेरियल की बात कर लें, उस वजह से ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ही कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है स्केल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि एनवायरमेंट में जो क्षति हो रही है, जो क्षय हो रहा है, वो इन्हीं कारण की वजह से डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये है फैक्टर है लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का। तो कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल स्टडी से बच्चों हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 5 की। Environmental study helps to educate pupils regarding their duties towards the environmental protection। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ये कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड कराएगा कि किस तरीके से आप 1%, 2%, 10% एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प करती है, हमें एजुकेट करती है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं एनवायरमेंट को लेकर या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। इट प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक द एनर्जी नीड। भाई आप रूम में बैठे हुए हैं, काम कर रहे थे, ठीक है, आपने लाइट ऑन किया हुआ है, फैन ऑन किया हुआ है, जैसे ही आप रूम से बाहर निकले तो आपका दायित्व बनता है, कहीं पर भी हो आप, अपने घर पर हो, अपने ऑफिस में हो, दूसरों के घर पर हो, जैसे ही आप रूम को छोड़ें, अगर वहां पर कोई और नहीं है तो आप लाइट और फैन ऑफ करें, है ना। ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली, वो किस कारण हो रहे हैं, वो चीजें हमें समझ में आएंगी। टॉक्सिक एमिशंस, यानी कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, एक बस में नॉर्मल 50 से 60 बंदे ट्रेवल करते हैं, अगर वो 50 से 60 बंदे सेपरेटली अपना वाहन लेकर चलें तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना हम पेट्रोल, कितना हम डीजल बर्न करेंगे उस सिचुएशन में, है ना। वेस्ट डिस्पोजल, जो डिस्पोजल्स होते हैं उनको आप इधर उधर नहीं फेंकना है, वेस्ट जो आपका रीजन बना होता है वहीं पर आपको उसको रखना है। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी इन द, ये कुछ इश्यूज हो गए, आगे इंक्रीज हो गया है साइज, उसकी वजह से आगे जाकर यहाँ पर ही, चलिए कोई नहीं, यही मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉलेज हमें प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट का, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज और इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। ये सब चीजें हमें एनवायरमेंटल स्टडी से ही संभव हो पाती हैं, उसी की वजह से हमें यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनवायरमेंटल स्टडी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए यहाँ पर ये स्टेबिलिटी इन द, अगर मुझे दिख जाए यहाँ पर ये इन द कंटेम्प्रेरी कल्चर्स करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब आपको मैं पीपीटी भेजूंगा नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, तो तब आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टडी की और कैसे इसकी नीड है पब्लिक अवेयरनेस की रिगार्डिंग, तो ये आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स वाइज चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिवाइड करके देख लीजिए वीडियो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले कर देते हैं कमेंट तो ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा, वो 3 क्वेश्चन में लगभग हमने खत्म कर दिया है। अब चैप्टर नंबर 2 आता है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 का, दैट्स द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। अब देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वर्ड को अगर यहाँ पर आप पकड़ें तो सिस्टम होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, मतलब मल्टीपल पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिस्टम बना देता है। तो वैसे ही आपका लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनका आपस में जो कनेक्शन होगा, दैट्स कॉल्ड द इकोसिस्टम। समझ गए ना आप? यानी कि मैंने आपको जब एनवायरमेंट और उसके टाइप्स और फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था तो वहां पर हमने बात की थी बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में डिफरेंट टाइप्स थे, अबायोटिक में डिफरेंट टाइप्स थे, तो उनका जो इंटरकनेक्शन है, उनका जो रिलेशन है, वही आपका एक सिस्टम बना देगा, दैट्स कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो आप किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स या माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे जो हमने बोला था ना, जैसे आपके प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, तो वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करेंगे अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए आगे। एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट, उनके आसपास जो फिजिकल एनवायरमेंट उनको मिलेगा वो क्या होगी, एयर होगी, वाटर होगा, सॉइल होगा, है ना, इन ए पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन में। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक कंप्लीट साइकिल बना लेते हैं, लुक्स लाइक दैट, ऐसे, तो ये क्या बन गया, एक बेटा ये बन गया सिस्टम, that's called the ecosystem. The ecosystem functions as a unit where energy is transferred through the food chain, जिसमें आप एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं फूड चेन की फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट हुए स्टेप बाय स्टेप वो वहीं पर आते हैं, यानी कि एक साइक्लिंग की फॉर्म में वो ट्रांसफर होते हैं। और मेंटेनिंग द बैलेंस, और एक बैलेंस वो मेंटेन करके रखते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको बता देता हूँ, साइकिल को, आपने एक मैंगो खाया, उसकी गुठली को आपने जमीन में गाड़ दिया, तो उस गुठली से पेड़ होगा, पेड़ से जब वो बड़ा हो जाएगा उस पे मॉल आएगा, मॉल आने के बाद उसमें छोटे छोटे मैंगोज लगेंगे और फिर वो मैंगोज पकेंगे, फिर उनको खा के आप जमीन में लगाएंगे, तो ये एक साइकिल हो रही है कंप्लीट, दैट्स कॉल्ड द न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स में आप एनर्जी का या फूड का एक चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये इकोसिस्टम कहलाता है बेटा। अब इकोसिस्टम में अगर हम बात करें टाइप्स की इसके, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आप देख रहे होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो कि फाउंड ऑन लैंड, धरती पे आपको मिलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एग्जांपल पे जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए और थंडर्स हो गए, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया है, अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की।
ठीक है, और एट द एंड हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आप देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, जो कि वाटर में फाउंड होता है। वाटर में जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जैसे लेक्स हो गई आपकी, रिवर्स हो गई हैं। आगे मैराइन इकोसिस्टम है, जैसे कि ओशियंस हो गए, सीज हो गए। तो ये एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। इनके बारे में और डिटेल्स में आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही आपको बेटा कहा था कि मैं एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रटवाना पड़ेगा। सब चीजें आपके आसपास मिलती हैं, आपको देखते हैं, आप लोग सब एनालाइज करते हैं आप लोग, तो आप अपनी बेहतर तरीके से अपनी समझ से और बेहतर लिख सकते हैं, है ना। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर में फाउंड होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, मैराइन इकोसिस्टम्स हो गया, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल वर्ड आपको पता ही है क्या होता है, जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, है ना। दैट्स कॉल्ड द मैन मेड इकोसिस्टम। इसको आप मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गार्डन, आप अपने घरों में गार्डन तैयार करते हैं, दैट्स द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसमें आप डिफरेंट फ्लावर्स लगाते हैं, उन पर तितलियां आकर बैठती हैं, वो रस लेकर जाती हैं, मधुमक्खियां आकर बैठती हैं, रस लेकर जाती हैं, तो एक वो साइकिल कंप्लीट करती हैं। फार्म्स होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं जिनको, जो एक बड़ा लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। एक्वेरियम जो आप लोग घर में रखते हैं फॉर द फिशेज, वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, जितनी हमारी सहूलियत है, जिसके हिसाब से हमारी सहूलियत है या हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है। आगे अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, तो नेचुरल इकोसिस्टम में नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन, इसका ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। कोरल रेफर्स, ये कोरल रेफर्स जो है, इट्स आल्सो ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम, आई होप तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कौन सा टाइप है इकोसिस्टम का। ये आपका इकोसिस्टम्स के टाइप लगभग खत्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया, सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। और इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरकनेक्शन ही इकोसिस्टम कहलाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग का एक कॉम्बिनेशन, है ना। एन इकोसिस्टम हैज टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज द बायोटिक जिसको आप लिविंग बोल देते हैं, और सेकंड वन इज द अबायोटिक जिसको आप नॉन लिविंग नाम देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, मेन कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जिनको आप लिविंग भी बोल देते हैं, देयर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद इन द इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, अब ये भी क्लासिफाई रहते हैं, वो हम बात कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं प्रोड्यूसर्स। तो पहला जो बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग में, वो है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो खाना बनाते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स, एल्गीज दैट मेक देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि सनलाइट की हेल्प से ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, और पानी में बात करें एल्गीज हो गए, तो दीज आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, और इनको ऑटोट्रॉप्स भी आप बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये धीरे धीरे आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी टर्म्स आपकी तैयार होती जा रही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, या ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप डे बाय डे वीडियोस देखते जाएंगे, आपकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है कंज्यूमर्स। अब ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, जिसको आप हेटेरोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन अदर फॉर द फूड, जो दूसरों पर फूड के लिए निर्भर रहते हैं, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। दे इंक्लूड, अब इनके अंदर भी इंक्लूडेड हैं टाइप्स, वो कौन कौन से हैं, चलिए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये ओवरलैप हो गया है ना। इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे आप, और नेक्स्ट आपका टेट्रियर कंज्यूमर्स है। इसकी लेयर्स एक दो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो ईट प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डायरेक्टली उनको खाते हैं, यानी कि ये आपके प्लांट्स, एल्गीज इनको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको आप कार्निवोरस भी बोलते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप हर्मीवोरस बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्मीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस होते हैं, और ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, इसीलिए आप इसको कार्निवोरस बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। टेट्रियल कंज्यूमर्स जो होते हैं, जिसको आप टॉप प्रिडिक्टर भी बोल सकते हैं, अगर आपके जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में तीन ही टाइप के कंज्यूमर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये टॉप ऑफ द कंज्यूमर्स हो जाएंगे, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करेंगे। मतलब कहने का मतलब है इस तरीके से आपका कुछ साइकिल चलेगी। ये प्रोड्यूसर्स हो गए, इसको आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खा लिया, ठीक है, फिर इसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, और फिर इसको टेट्रियल कंज्यूमर खाएगा। इस तरीके से आपकी साइकिल चलती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सेकंड टाइप जो था कंज्यूमर बायोटिक कंपोनेंट्स में, उसके टाइप्स हो गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका डीकंपोजर, यानी कि जब ये कंज्यूमर्स भी मर जाते हैं तो इनको भी कोई खाता है, तो वो है आपके डीकंपोजर्स, या इसको
इनएक्टाइवोर्स भी आप बोल देते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी को खाकर उसको मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को मिला देते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक द फंगी एंड द बैक्टीरियाज दैट ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये आपके ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को और रिसाइकल्स कर देते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी बॉडी अगर किसी जानवर की सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी हुई है बॉडी, तो कुछ दिन बाद उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दैट मींस डिकम्पोजर्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन दैट डेड बॉडी ऑर्गेनिज्म, और धीरे 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 वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि वो रिसाइकलिंग उनके न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है बायोटिक कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स। दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या आप ये कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से लाइफ प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। इसमें आपके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हम सबसे स्टार्टिंग में ही बात करें सनलाइट की, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस में आपका प्रोड्यूसर्स खाना बना पाते हैं, है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एयर आ गई है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो एयर की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ही सांस लेकर जीवित रहते हैं, है ना, कंटेनिंग द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। आगे वाटर, वाटर हमें जिंदा रहने के लिए पानी की भी नीड होती है, तो दैट मीन्स एसेंशियल फॉर द लाइफ। इट सपोर्ट ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। आगे सॉइल की बात कर लेते हैं। प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड द हैबिटेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स हैं वो सॉइल में ही रहते हैं, उनके लिए वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जिंदा रहने का कारण है। टेम्परेचर भी एक आपका फैक्टर होता है जो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है। अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म आपके डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, उनको सर्वाइव करने में टेम्परेचर हेल्प करता है। और लास्ट में अगर बात करें क्लाइमेट की, तो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम इन द एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग टाइम पैटर्न जो है वेदर का, वो आपका क्लाइमेट कहलाता है, और वो वहां पर रहने वाले जीवों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान है, एक एनवायरमेंट है जहां पर वो सर्वाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर हो सकता है ज्यादा गर्मी हो और दूसरे प्लेसेस पर ज्यादा ठंड होती है, तो दैट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और उन पर्टिकुलर रीजन्स में जो जीव सर्वाइव करते हैं वो दूसरी जगह पर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही इस तरीके का हो जाता है। तो दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो ये आपका इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे हैं। इनका आपस में इंटरकनेक्शन ही एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करता है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, वो सारी चीजें आप बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। तो एट द एंड अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करूं तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। टाइप्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, या नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, है ना। और स्ट्रक्चर में अगर हम पहुंचे तो स्ट्रक्चर में आपका बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टेट्रल हो गया, है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। और अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो सनलाइट हो गई है, एयर हो गया, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स। और यही एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स वेव क्रिएट करते हैं या कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसको आप नाम दे देते हैं इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इजी वे में समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में हमने इकोसिस्टम के स्कोप, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, इनके बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। अब यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चों, और उनके फंक्शंस क्या हैं। यानी कि अब जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में आपको यहां पर एक्सप्लेन करके दिखाना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर मैं आपसे बताऊं तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, तो एन इकोसिस्टम हैज 2 मेन कंपोनेंट्स। अगर आपने लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझा है, अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि बायोटिक है एक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक, और बायोटिक में भी बहुत सारे आते हैं और एबायोटिक में भी बहुत सारे आते हैं। फिर उनके क्या क्या फंक्शंस है, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें लास्ट क्वेश्चन को सुनने में, देखने में ही क्लियर हो गई होंगी। तो हम बात करेंगे बायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शंस दैट हेल्प इन द मेंटेनिंग बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ। बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की या बहुत सारी थिंग्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके जो आपका एक सिस्टम बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। फिर मेन फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? कि उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट रखना, यानी कि जिससे कि लाइफ
सभी जीव की, चाहे आपकी लिविंग थिंग्स में आपके एनिमल्स आ रहे हों, पक्षी आ रहे हों, या फिर हम ह्यूमंस आ रहे हों, उन सब की लाइफ एक दूसरे के सपोर्ट से सही चलती रही। यही फंक्शन है इकोसिस्टम का। दीज फंक्शन इंक्लूड, आगे ये क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो। पहला पॉइंट अगर हम बात करें, एनर्जी का फ्लो होना, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी कि एक थिंग से दूसरी थिंग पर। पहला, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जैसा कि आप जानते हैं बायोटिक में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, ये होता रहे, यही फंक्शन है आपका किसका, इकोसिस्टम का। ठीक है। सेकंड, सनलाइट इज कैप्चर बाय प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्लांट्स के द्वारा सनलाइट को कैप्चर किया जाता है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और फिर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हिच इज पास्ड ऑन द कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, और फिर यही एनर्जी पास कर दी जाती है कंज्यूमर्स को, और फिर कंज्यूमर्स पास करते हैं डिकम्पोजर्स को। तो ये एनर्जी का फ्लो होता है आपका इकोसिस्टम में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें यहां पर, तो सेकंड है इन एनर्जी के फ्लो से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि न्यूट्रिशंस इस एनर्जी फ्लो में प्लांट से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाएगी। जैसे कि यहां पर आप नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, फास्फोरस साइकिल की बात करेंगे, कार्बन साइकिल की बात करेंगे, है ना। तो ये आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन हो गया है, आपका नाइट्रोजन हो गया है, फास्फोरस हो गया है, आर साइकिल्ड थ्रू द इकोसिस्टम, यानी कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका एक साइक्लिंग की फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है इकोसिस्टम में। ठीक है। आगे बात करें यहीं पर, तो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म रिलीजिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल एंड वाटर, यानी कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पहुंचा देते हैं बैक सॉइल और वाटर में, विच आर यूज्ड अगेन बाय द प्लांट्स, जो अगेन प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द जो उनका फूड होता है वो बनाने के लिए। ठीक है। देन फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किसको बेटा, कंज्यूमर्स को, फिर डिकम्पोजर्स को, ये साइकिल चलती रहेगी। हैबिटेट प्रोविजन की अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो फंक्शन है इकोसिस्टम का, उसमें हैबिटेट प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो हैबिटेट प्रोविजन है बेटा, वेरियस स्पेसीज जो होती हैं इकोसिस्टम में, वो अपनी हैबिटेट, यानी कि ईच ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर अपना रोल होता है इकोसिस्टम में, हर एक प्लेस पर जहां पर वो जीवित है। तो ये इसकी हैबिटेट प्रोविजन आप कहेंगे। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए, इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द वेरियस स्पीसीज, मतलब इकोसिस्टम हर एक स्पेसी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं हर एक जीव के लिए एक हैबिटेट, उसके जो हैबिट है, उसकी जो लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है इकोसिस्टम। जैसे कि हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम में देखा था, है ना, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। और आर्टिफिशियल में जैसे मैनमेड इकोसिस्टम में हम बात करते हैं फार्म्स की, है ना, हम बात करते हैं एक्वेरियम की। तो ये क्या है, जिस तरीके की आपकी उस जीव की, उस स्पीसीज की नीड है, उस तरीके का इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए रोल एंड ए प्लेस वेयर इट लाइव्स, क्योंकि हर एक जीव का एक प्लेस होता है जहां पर वो जिंदा रह सकता है। जैसे फिश का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फिश को वाटर में ही जीवित रहना होता है। तो अगर आप उसको वाटर से बाहर कैसा भी एनवायरमेंट दे दें, इट कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट वाटर। तो दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना रोल है, अपना एक प्लेस है जहां पर वो रहता है। फीड्स, उसका एक्चुअल में पता है उसको क्या खाना है। अब जो एक्वेरियम में आप लोग फिश को पालते हैं, फिश को रखते हैं, तो उनके लिए एक खाना आता है, फूड आता है, वो आप उनको देते हैं, तब वो सर्वाइव करते हैं। उनको आप रोटी डालने लगे, है ना, उनको आप चावल डालने लगे, मटर पनीर खिलाने लगे, तो दे कैन नॉट बी सर्वाइव, है ना। एंड रिप्रोड्यूसेस, और वो रिप्रोड्यूस, पूरा प्रोसेस इस तरीके से आपका चलता रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, फॉरेस्ट प्रोवाइड द होम्स फॉर द एनिमल्स लाइक द बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड द इंसेक्ट्स। जैसे कि फॉरेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट जो है एनिमल्स को होम प्रोवाइड कराता है, उनको रहने के लिए व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। तो दैट्स द हैबिटेट प्रोविजन। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इकोसिस्टम प्ले ए रोल इन कंट्रोलिंग द क्लाइमेट व्हाइल रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। जब हमने इकोसिस्टम वाले क्वेश्चन की डिटेल में बात की थी, तो वहां पर हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें आपका टेम्परेचर भी आता है, जिसमें आपका सॉइल भी आता है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है ना। तो इकोसिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। जैसे कि रेगुलेटिंग ऑफ टेम्परेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर एकदम से हाई पहुंच गया फिर एकदम से लो पहुंच गया, नहीं। जहां पर हम जिस रीजन में रहते हैं वहां का टेम्परेचर एक फिक्स है। फिक्स मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि
कहने का मतलब ये है कि एक लेवल है वहां पर गर्मी होने का भी, सर्दी होने का भी, बरसात होने का भी, है ना। अगर आप वहां से दूसरे प्लेस पर जाएंगे तो वहां पर हो सकता है गर्मी ही हो पूरे 12 महीने, एक दूसरे प्लेस पर चले जाए वहां पर ठंड ही ठंड हो रही है 12 महीने। तो दिस इज द कंट्रोलिंग क्लाइमेट उस पर्टिकुलर रीजन का, है ना। उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, उसके अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करना, ये सब इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। यानी कि जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल अगर हम लें तो फॉरेस्ट एक ऐसा रीजन है जो एब्जॉर्ब करता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर हुआ। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं उसमें जो हम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम प्लांट्स लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू सर्वाइव, है ना। तो वाटर प्यूरिफिकेशन भी जरूरी है। तो इसमें देखते हैं इकोसिस्टम हेल्प फिल्टर एंड प्यूरिफाई द वाटर। जैसे वेटलैंड्स हो गया फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट एंड प्रिवेंट द वाटर कंटामिनेशन। जैसे वेटलैंड्स हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट वाटर को एब्जॉर्ब करके आपको एक प्रिवेंट वाटर कंटामिनेशन जो है या फिर प्योर वाटर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी आपका एक फंक्शन हो जाता है इकोसिस्टम का। इज दैट क्लियर? आई होप पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। प्लांट्स एंड सॉइल्स ऑल्सो प्ले ए रोल इन द वाटर फिल्ट्रेशन। प्लांट्स और सॉइल जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वाटर फिल्ट्रेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कहते हैं कि आप जो बरसात का पानी होता है उसको किसी भी तरीके से व्यवस्था करके अर्थ के अंदर पहुंचाएं, क्योंकि वहीं से प्यूरिफाई होकर आपका वाटर पीने योग्य आता है। जब आप नल लगवाते हैं या फिर आप टिल्लू पंप लगवाते हैं या फिर आप जो कुआं बोलते हैं गाँव में, कुआं लगवाते हैं अपने यहाँ पर, तो वो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसी को लेकर आता है। और अगर आप उसको देखें तो वो प्यूरिफाई होता है, आप उसको पीते भी हैं, है ना। तो दैट मींस सॉइल भी कहीं ना कहीं वाटर प्यूरिफिकेशन में एक रोल निभाती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, जैसे कि इंसेक्ट है, वर्ड्स है, तो वो पॉलिनेट प्लांट्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाते हैं, जिससे कि प्लांट का सीड या फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं उनसे प्लांट बन सके, ठीक है। तो आप किस तरीके से यहां पर लिखेंगे, जैसे इन मैनी इकोसिस्टम्स इंसेक्ट लाइक द बीज एंड द बर्ड्स हेल्प पॉलिनेट द प्लांट्स। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि किसी पक्षी ने कोई चीज खाई, है ना, और खाकर वो वहां से उस प्लेस से उड़कर दूसरे प्लेस पर चला गया, वहां पर उसने अपना वेस्ट बाहर निकाला, तो उसमें क्या होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो सीड से प्लांट बन जाता है। या फिर आप देखते होंगे भेड़ बकरियां होती हैं, जब उनको चराने लेकर जाते हैं तो चराने पर क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी कुछ चीजें उस पर, सीड्स जो हैं उनके बालों में, उसकी स्किन पर चिपक जाते हैं, और जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करके जाती हैं तो वो सीड्स वहां पर गिर जाते हैं, तो वहां से प्लांट बन जाता है। दैट्स कॉल्ड द पॉलिनेशन, है ना, विच इज essential for the reproduction of many species, जो कि जरूरी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। आगे देखिए इसमें क्या है, पॉलिनेशन हेल्प्स प्लांट प्रोड्यूस द सीड्स एंड द फ्रूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। अब बात करते हैं सपोर्ट फॉर द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इकोसिस्टम का कितना सपोर्ट रहता है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, वो हम बात करें तो इकोसिस्टम एक्चुअली क्या करता है, मेंटेन करता है वैरायटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता ही है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया भी है ना। उन जो इकोसिस्टम है उन सभी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज जो कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहते हैं उनको मेंटेन रखता है ना, विच हेल्प्स मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, और जो हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में। जब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। बिकॉज ईच स्पेसी हैज ए स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम, क्योंकि हर एक स्पेसीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है इकोसिस्टम में, एंड द लॉस ऑफ वन स्पेसी कैन अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। आप न्यूज़पेपर में लगातार या सोशल मीडियाज पर लगातार न्यूज़ सुनते हैं कि ये जैसे चील है, बाज है, इनकी संख्याएं घट रही हैं, इनको आवास प्रोवाइड कराया जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे गिद्ध है ना। तो वो किस लिए है बेटा, क्योंकि हर एक स्पीसीज का अपना एक रोल है इकोसिस्टम की साइकिल को कंप्लीट करने में, है ना। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, हेल्दी इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए सभी स्पीसीज का जो बैलेंस है उसमें होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स द कि इकोसिस्टम आपका सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटीज को भी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसका जो फंक्शन है इकोसिस्टम का उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमारे या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम थे जैसे बायोटिक और अबायोटिक, उसको लास्ट क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में उसको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया गया, केवल एक लाइन में मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था कि बायोटिक और अबायोटिक
होते हैं, और बायोटिक हमने पहले डिस्कस किए, अबायोटिक भी पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वजह से अगर आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू देख रही हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन द फूड चेन एंड फूड वेब, यानी कि आपको एक डिटेल नोट लिखना है फूड चेन और फूड वेब पर, ठीक है। तो पहले हम फूड चेन के बारे में समझेंगे। फूड चेन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही फूड वेब होता है। तो पहले हम फूड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो फूड चेन क्या होता है, बेसिकली चेन वर्ड आप समझ रहे हैं, चेन वर्ड में क्या होता है, एक दूसरे से एक कोई चीज कनेक्ट रहती है ना। तो ए फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस दैट शो हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इकोसिस्टम में, जो गिवन इकोसिस्टम है उसके अंदर, वही आपका फूड चेन कहलाता है। इट रिप्रेजेंट हु ईट whom in the natural world, यानी कि ये रिप्रेजेंट ये भी करता है कि कौन किसको इस नेचुरल वर्ल्ड में खा रहा है। जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, कुछ जो आपके होते हैं ह्यूमंस, वो आपके मीट भी खाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी का, न्यूट्रिएंट का फ्लो हो गया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इन ए फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म इज ए लिंक, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से लिंक है। एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता रहता है। तो दैट्स कॉल्ड द फूड चेन। चलिए की कंपोनेंट्स की इसकी बात कर लेते हैं। जैसे की कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन अगर हम बात करें तो पहला है आपका प्रोड्यूसर, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स भी बोल देते हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर, दैट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। अब इसके बारे में अगर हम बात करें वन बाय वन, तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ऑन फूड, अपना खुद का खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, देन ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगा। आगे जैसे एग्जांपल में बात करूं मैं प्लांट्स की, एल्गीज की एंड सम अदर बैक्टीरियाज are the producers and they form the first link in the food chain because they produce energy for all other organisms, यानी कि ये पहली कड़ी है फूड चेन की जो खाना प्रोड्यूस करती है जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी चेन को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको आप हर्बीवोरस बोल देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट्स आल्सो कॉल्ड द हर्बीवोरस, है ना। तो दीज ऑर्गेनिज्म ईट प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स, ये प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि ग्रास होपर हो गया जिसको टिड्डा आप बोल देते हैं, है ना, काऊ हो गई, रैबिट्स हो गए। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स। आगे दे आर द सेकंड लिंक इन द फूड चेन एंड आर कॉल्ड हर्बीवोरस बिकॉज दे ओनली ईट द प्लांट्स। इनको आप हर्बीवोरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केवल और केवल ये प्लांट खाकर ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप क्या बोलते हैं, या तो आप कार्निवोरस बोलेंगे या उनको ओमनीवोरस बोलेंगे, है ना। तो दीज ऑर्गेनिज्म ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, इसलिए आप इनको हर्बीवोरस बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोरस है उनको ये खाते हैं, है ना। जैसे कि फ्रॉग हो गया आपका जो ईट करता है इंसेक्ट्स को, टिड्डों को खाता है ना, आपका मेंढक। स्नेक हो गया सांप जो खाता है किसको, फ्रॉग को खा लेता है ना, या रोडेंट्स को खाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। दे आर द थर्ड लिंक इन द फूड चेन एंड कैन बी कार्निवोरस, ईट ओनली द मीट, जो केवल और केवल मीट खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाएंगे, और ओमनीवोरस भी होते हैं बिकॉज यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके वो भी आ जाएंगे जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी खाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द ओमनीवोरस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप इसको डायग्राम में दिखाना चाहें तो आप इस तरीके से एक चेन बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्लांट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपके हर्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। एक चेन की फॉर्म आप इस तरीके से बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आगे आता है आपका टेट्रा कंज्यूमर्स, दैट्स कॉल्ड द टॉप कार्निवोरस। ये प्योरली कैसे होते हैं, ये प्योरली आपके मीट खाने वाले नॉन वेज होते हैं, है ना। दीज ऑर्गेनिज्म आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। जैसे ईगल हो गया, है ना, ईट स्नेक्स, वो सांप को खाती है। लॉयंस हो गए, ईट द जेब्रास या फिर अदर जो भी एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द टेट्रे कंज्यूमर्स यानी कि टॉप कार्निवोरस। दे आर द फोर्थ लिंक इन द फूड चेन एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड द अपेक्स प्रीडेटर्स बिकॉज दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर, यानी कि ये नेचुरल चीजें नहीं खाते हैं जैसे कि प्लांट्स, है ना। तो इनको आप टॉप कार्निवोरस बोल सकते हैं, और ये फोर्थ लिंक है आपकी फूड चेन का। इसके आगे कौन से आएंगे, इसके आगे आएंगे बेटा जब ये टॉप कार्निवोरस मरेंगे, इनको ये डेड होंगे तो इनको भी तो कोई ब्रेकडाउन करके न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करेगा, दैट्स कॉल्ड द डीकंपोजर्स। तो नेक्स्ट है आपका डीकंपोजर। डीकंपोजर की अगर हम बात करते हैं तो दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्निंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एंड द वाटर, यानी कि
डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में या वाटर में क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फंगी हो गई आपकी, बैक्टीरियाज हो गए हैं, अर्थ वॉर्म्स हो गए हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स। जैसे आप देखते होंगे अगर आपने कोई घर पे सामान रख दिया है खाने का, उसमें फंगस लग जाती है तो धीरे धीरे फंगस लगकर उसको वो खत्म कर देती है, तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना। बैक्टीरियाज होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स। आगे, दे आर नॉट टिपिकली शो इन द सिंपल फूड चेन। बेसिकली ये सिंपल, अगर कोई नॉर्मल फूड चेन अगर हम देखें तो उसमें आपको नहीं दिखाई देंगे, एक बड़ी फूड चेन में ही ये आपको दिखाई देंगे। बट दे प्ले ए वाइटल रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ये भी एक वाइटल रोल अदा करते हैं अपना इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर है? तो आई होप आपको फूड चेन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं फूड चेन का, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल फूड चेन की अगर हम बात करें, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी लेंगे कौन, प्लांट्स, जिनको आप बोलेंगे प्रोड्यूसर। जैसे कि यहाँ पर ग्रास लिया गया है। अब इस ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर, टिड्डा खाएगा, जिसको आप प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं बच्चों। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ग्रास होपर को कौन ईट करेगा, फ्रॉग, जिसको आपने सेकेंडरी कंज्यूमर नाम दे दिया है। फिर देन इस फ्रॉग को कौन खाएगा, टेरिटरी कंज्यूमर, दैट्स कॉल्ड द स्नेक। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सिंपल फूड चेन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डिकम्पोजर को इन्वॉल्व नहीं किया है, या फोर्थ लिंक को अभी इंक्लूड नहीं किया है। इसमें आगे आप ईगल को जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे डिकम्पोजर को आप ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप डायग्राम की हेल्प से इस चीज को बताएंगे तो और बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। जैसे इधर आपका, अगर मैं यहां से ब्लू कलर से यहां पर एक सन बना देता हूं, तो सन से एनर्जी आ रही है बच्चों, और इस सन की एनर्जी को ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना रहे हैं, अपने अपने जो ग्रोथ है प्लांट की उसको कर रहे हैं। फिर इस प्लांट को कौन खा रहा है, ये ग्रास होपर। इस ग्रास होपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग। और इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, इस फ्रॉग को खा रहा है ये स्नेक, या ये स्नेक इस ग्रास होपर को भी खा सकता है। तो दैट मीन्स इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए साइकिल, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी आपका फूड चेन कहलाती है। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ट्री है, इस ट्री को कौन खाएगा, डियर खाएगा, है ना, और इस डियर को डायरेक्टली कौन खाएगा, लॉयन खाएगा। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर, और ये हो गया टेरिटरी कंज्यूमर। यहाँ पर फ्लावर है, फ्लावर पे कौन बैठेंगी, तितलियां बैठेंगी, तितलियों को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। तो ये एक बड़ा फूड चेन हो गया है। ये आपके फ्लावर्स हैं, यहाँ पर आपको ये फ्लावर्स प्लांट्स दिख रही हैं। ये किसका है, वाटर के अंदर की बात हो रही है ना, वाटर के अंदर ये यहाँ पर है प्लांट्स। इन वाटर के प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट कौन लेगा, फिशेज लेंगी। उन स्मॉल फिशेज को कौन खाएंगी, लार्ज फिशेज खाएंगी, बिग फिशेज खाएंगी। उनको कौन खाएगा, उनको जैसे ये आपने देखा है बगुला, ये वर्ड्स खाती है ना, तो ये भी एक फूड चेन हो जाती है, ये वाटर के अंदर फूड चेन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फूड चेन क्या होती है, फूड चेन किस टाइप की होती है, किस तरीके से फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आई होप यहां तक आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आएंगे अपना आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको ये चीज भी समझनी है कि आपसे वो फूड चेन डिफरेंट फॉर्म्स की भी पूछ सकता है। जैसे वाटर में फूड चेन कोई भी एक्सप्लेन करा सकता है, लैंड पर या ग्रास की कोई फूड चेन स्टार्टिंग जहां से ग्रास से हो, तो उस तरीके से भी आपको अपनी तैयारी को करके रखना है। ये एग्जांपल आपको यही शो कर रहा है कि वो वाटर की फूड चेन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमने ये फूड चेन के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फूड वेब क्या है, फूड चेन का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो अगर आप फूड चेन को देखें तो ए फूड वेब, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। ए फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी कि फूड चेन्स आपस में जो इंटरकनेक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं विद इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर, तो वो फूड वेब कहलाता है। अनलाइक द फूड चेन विच शोज ए सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो। अगर आपने फूड चेन देखी होगी तो फूड चेन में बच्चा आपको एनर्जी का जो फ्लो देखने को मिला है वो एक ही डायरेक्शन में देखने को मिला है। मतलब पहले सन से एनर्जी एब्जॉर्ब की प्लांट्स ने एनर्जी अपनी ट्रांसफर की किसको, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने एनर्जी ट्रांसफर की सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने एनर्जी ट्रांसफर की टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, देन आगे फोर्थ कंज्यूमर और फाइनली डिकम्पोजर। तो आप एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब शोज मल्टीपल पाथ बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन वन टाइप ऑफ द फूड्स एंड आर ऑफ्टन बाई मोर देन वन प्रेडेटर्स। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर फ्रॉग को स्नेक खा सकता है तो फ्रॉग को एगल भी खा सकती है, फ्रॉग को आपका गिद्ध भी खा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट या मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? और यही कॉम्बिनेशन जो है एनर्जी का फ्लो जो है वो आपका फूड वेब बोला जाता है या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखेंगे आप किस तरीके से। की फीचर्स ऑफ द फूड वेब की अगर हम बात करें, जैसे इंटरकनेक्टेड चेन्स, यानी कि चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं। इन ए फूड वेब डिफरेंट फूड चेन्स
overlap and connect by various points या connect at various points. This forms a more complex realistic representation of how energy flow through an ecosystem. और ये फॉर्म जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है कंपेयर टू द फूड चेन, और ये रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर. फॉर एग्जांपल, रैबिट माइट बी ईटन बाय बोथ ए फॉक्स एंड बाय द हॉक. तो रैबिट को एक फॉक्स भी खा सकता है, एक हॉक भी खा सकता है. तो दैट मीन्स इट्स ए इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, तो नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो. यानी कि मल्टी पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि या फिर हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया है कि रैबिट को आपका फॉक्स भी खा सकता है और हॉक भी खा सकता है. तो दैट मींस फ्लो ऑफ एनर्जी जो है रैबिट की, वो किसके पास जा रही है? फॉक्स के पास भी जा रही है, वो हॉक के पास भी जा रही है. तो दैट मींस ए सिंगल ऑर्गेनिज्म माइट अपीयर इन सेवरल डिफरेंट फूड चेन्स. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपीयर होता है या देखने को मिलता है सेवरल डिफरेंट फूड चेन्स में, विच क्रिएट मल्टीपल पाथ्स फॉर एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इन ए इकोसिस्टम. एक ही इकोसिस्टम के अंदर वो मल्टीपल पाथ्स दे रहा है एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स के फ्लो का. ठीक है, जैसे ग्रास कैन बी ईटन बाय द रैबिट जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, और ग्रास होपर जो ऑल्सो एक प्राइमरी कंज्यूमर है. मतलब ग्रास को आपका रैबिट भी खाता है, ग्रास को आपका ग्रास होपर भी खाता है, जो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और डिफरेंट आपके यहां पर स्पीसीज हैं. एंड बोथ मे बी ईटन बाय डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स. यानी कि ये दोनों भी फिर आगे चलकर डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. थर्ड की, ग्रेटर स्टेबिलिटी. जो स्टेबिलिटी होती है ये ग्रेटर होती है इसकी फूड वेब की. जैसे बिकॉज ए फूड वेब वॉज मोर पाथवे फॉर द एनर्जी फ्लो, इट इज मोर स्टेबल देन द सिंगल फूड चेन. अगर आप सिंगल फूड चेन के कंपैरिजन में देखें, चूंकि यहां पर मल्टीपल पाथ फ्लो ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, तो आपके पास चांसेस हैं उसमें बेहतर करने का, है ना. इफ वन ऑर्गेनिज्म इन ए वेब इज रिमूव्ड और डिक्रीज इन द नंबर, यानी कि अगर एक इकोसिस्टम में या एक फूड वेब में कोई एक स्पेसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है या रिमूव कर दी जाती है, तो अदर ऑर्गेनिज्म कैन स्टिल फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड. दैट्स द इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ फूड वेब. कहने का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पर चूंकि मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी के अवेलेबल हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसीज यहां से रिमूव हो जाता है या खत्म भी हो जाता है, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी. इज दैट क्लियर? अगर फूड चेन की बात करें तो उसमें से अगर एक भी स्टेप हट गया तो आगे का एनर्जी फ्लो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बात करें, वन स्पेसी ऑफ फिश डिक्रीज इन नंबर. अगर एक टाइप की फिश जो है वो डिक्रीज हो जाती है नंबर में एक फूड वेब में, तो द प्रिडिक्टर दैट रिले ऑन द फिश कैन स्विच टू द अदर अवेलेबल प्री. यानी कि वो फिर स्विच कर जाएगा दूसरे पार्ट पर या दूसरे पाथ पर. ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फूड वेब में. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट की बात अगर हम पॉइंट की करते हैं, तो इंटरकनेक्टेडनेस. यानी कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो भी एक पार्ट है फूड वेब का. ऑर्गेनिज्म इन ए फूड वेब आर all are connected to each other. One animal might be eaten by the different predators and one predator might eaten many kind of prey. है ना, यानी कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी डिफरेंट पाथ से होते हुए अलग अलग स्पीसीज उसको खा सकती हैं. मोर देन वन स्पीसीज उसको क्या कर सकती है? ईट कर सकती है. बैलेंस इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखना बना रहता है या बनाए रखता है. फूड वेब हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम बाय शोइंग हाउ ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड. यानी कि ये शो करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे पर फूड पर, यानी कि एक बैलेंस ही बनाए रखता है इकोसिस्टम में. कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ बेसिकली क्योंकि फूड चेन्स बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें. ठीक है, अनलाइक सिंपल फूड चेन, फूड वेब्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ मैनी डिफरेंट फूड चेन्स. क्योंकि हर एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है वो पार्ट है डिफरेंट फूड चेन्स का, यानी कि उसको एक ही कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसको मल्टीपल्स कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको फूड वेब में देखने को मिलती है. तो आई होप आपको फूड चेन, फूड वेब दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. दोनों की समझ आपको बहुत बेहतर हो गई है. पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आई थिंक हाँ इतना ही देना है. बस आप एक डायग्राम की हेल्प से ये समझ लीजिए कि फूड वेब किस तरीके से आप देखेंगे. यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, अगर मैं बात करूं ये मैंगोज हैं, फिर आगे बात करें हम ये फ्लावर है एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का फ्लावर हो गया है, और ये आपकी कॉर्न या फिर हम यहाँ पर कोई भी ग्रास ले सकते हैं. ठीक है, देखिए इन दोनों टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर आपकी बटरफ्लाई बैठती है, इस ग्रास को आपका ग्रास ऊपर खाता है, और इस मैंगो पर आपकी फ्रूट फ्लाइज आती हैं. ठीक है, यहां तक तो सिंपल आपका सिनेरियो चल रहा है. अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इस ग्रास होपर को आपका रैट भी खा सकता है, इस ग्रास होपर को आपका फ्रॉग भी खा सकता है, और इस ग्रास होपर को अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली आपका स्नेक भी खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है. अब ये रैट जो है स्नेक के द्वारा खाया जा सकता है, ये फ्रॉग जो है ये स्नेक के द्वारा खाया जा सकता है. ठीक है, वहीं पर आगे हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई को आपका फ्रॉग कंज्यूम कर सकता है, बटरफ्लाई को आप ड्रैगन फ्लाई भी कंज्यूम कर सकती है, इस फ्रूट फ्लाई को आपका फ्रॉग खा सकता है, इस फ्रूट फ्लाई को आपका ड्रैगन फ्लाई भी खा सकता है, और इस फ्रूट फ्लाई को आपका
वर्ड भी खा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये हो रहा है या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल पाथ हैं आपके फ्लो ऑफ एनर्जी के। जैसे एट द एंड अगर हम बात करें ईगल की, जो टॉप ऑफ द कंज्यूमर है, उसके लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। वो सांप को भी खा सकता है, वो रैट को भी खा सकता है, वो इस वॉल्फ को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, इस वर्ड को भी खा सकता है। तो दैट मीन्स अगर किसी स्पेसीज की यहां पर कमी हो जाती है या साइकिल खत्म हो जाती है, तो दैट मीन्स आपका फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं रुकेगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ द फूड वेब, दैट्स कॉल्ड द स्टेबिलिटी। फूड वेब की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और एग्जाम में किसी भी तरीके से वो घुमाकर आपसे क्वेश्चन को पूछ ले, आप बहुत बेहतर लेकर आएंगे। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये यहां पर पूछा गया है। बाद में पूछा गया है कि एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इंपॉर्टेंस एज वेल एज द लिमिटेशंस। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इकोलॉजिकल पिरामिड की टॉपिक पर। तो हम यहां पर जानेंगे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिक पिरामिड होता क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो अगर हम देखें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड is a graphical representation that shows the relationship between different group of organism in an ecosystem। यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जो शो करती है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे, इट हेल्प्स टू visualize how energy or biomass is distributed across the various level of the food chain। और ये हमें इस बात को भी विजुअलाइज करने में हेल्प करती है कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस लेवल्स पर, जो फूड चेन आप पिछले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं, उसमें किस तरीके से होता है। द लेबल इन द पिरामिड रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द फूड चेन। जो डिफरेंट लेबल्स हैं पिरामिड में रिप्रेजेंट होते हैं, वो फूड चेन्स को बताते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स कितने हैं, डिकम्पोजर्स कितने हैं उस एक फूड चेन में। क्लियर हुआ? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। क्या इसकी वैल्यू है वो भी आपको पता चल गया होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी आप इस डेफिनेशन में समझ गए होंगे। दैट मीन्स इट हेल्प टू विजुअलाइज द फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर द डिफरेंट लेबल्स, है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके टाइप्स के बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, नंबर के बेसिस पर, मासेस के बेसिस पर, तो उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो दिस पिरामिड शोज हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट लेवल। देखिए ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाता है। मतलब वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आपका एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है उसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, दैट्स कॉल्ड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट की, सॉरी। इट ऑलवेज हैज ए ब्रॉड बेस, यानी कि इसका एक ब्रॉड बेस होता है जहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप ये कह सकते हैं। एंड नैरो एज यू गो अप टू द कंज्यूमर, और जैसे जैसे आप कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसका जो पाथ है या फिर आप ये कह सकते हैं लेवल है वो नैरो होता चला जाता है। यू कैन से दैट इट्स लुक्स लाइक ए ट्राइंगल। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक लेवल ये शो कर दूं, दूसरा लेवल ये शो कर दूं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका बेस क्या है, बड़ा है। और जैसे जैसे आपका ट्रॉपिकल लेवल ऊपर जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच हायर लेवल बिकॉज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि एनर्जी का डिक्रीमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा जैसे ही आप वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल हाई में पहुंचेंगे, तो एनर्जी का जो लेवल है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां पर लेंसमैन का 10% एनर्जी फ्लो रूल भी जानते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका कोई भी स्पीसीज नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीसीज से कंज्यूम किया जाता है, तो वैसे वैसे केवल और केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा पिरामिड में, वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप पिरामिड ऑफ एनर्जी के तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की,
पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बेसिस पर भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम को आप ग्राफिकली नंबर के बेसिस पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर पहले पॉइंट की यहां पर मैं बात करता हूं तो दिस पिरामिड शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, यानी कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं वो पिरामिड ऑफ नंबर्स के द्वारा ही पता चलता है या वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें यहां पर, इन सम केसेस द बेस मे बी नैरो इफ प्रोड्यूसर्स आर वेरी लार्ज लाइक ए ट्री। अब यहां पर क्या है, यहां पर कहने का मतलब यह है कि कुछ केसेस में जो बेस होता है वो नैरो होता है, कुछ केसेस में बेस लार्ज होता है। बेस कहां पर है? बेस है प्रोड्यूसर, यानी कि अगर प्रोड्यूसर्स उस इकोसिस्टम में जहां का हम पिरामिड बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर वहां पर प्रोड्यूसर्स की वैल्यू ज्यादा है तो आपका बेस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और अगर वहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की वैल्यू कम है तो वहां पर बेस नैरो हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी बन सकता है और ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं और उनको कंज्यूम करने वाले नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हैं तो दैट्स द पिरामिड ऑफ नंबर्स। और अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम हैं और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए, आप किसी कंपनी का कोई भी फोन लेने जाते हैं मार्केट में तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा है और वो फोन्स कम हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके का पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई मोबाइल दूसरी कंपनी का है जो लार्ज अमाउंट में फैब्रिकेट हुआ है लेकिन उसके कंज्यूमर्स कम हैं तो दैट मींस आपका पिरामिड कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? तो ये पिरामिड आप कह सकते हैं जब आप बात करते हैं किसकी? फॉरेस्ट की, जहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर अगर आप कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में देखें तो नंबर ऑफ ट्रीज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, या फिर आप ग्रास लैंड की बात करें जहां पर घास बहुत ज्यादा है और उसको खाने के जो कंज्यूमर्स हैं उनके नंबर्स जैसे जैसे आपका ट्रॉपिकल लेवल बढ़ रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप पिरामिड ऑफ नंबर्स आप समझ गए होंगे दोनों केसेस, कब आपका उल्टा पिरामिड बनेगा, कब आपका सीधा पिरामिड बनेगा। देखिए, ये जो सीधा ट्राइंगल है इसको आप सीधा पिरामिड बोल देते हैं और ये जो उल्टा ट्राइंगल है इसको आप उल्टा पिरामिड बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके के केसेस आपको यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर्स के बेसिस पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आगे बात करें, इन अदर केसेस देयर मे बी मोर ऑर्गेनिज्म एट हायर लेवल इफ द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल, है ना। दूसरे केसेस में यहां पर बता दिया है कि मोर ऑर्गेनिज्म एट द हायर लेवल दैट मींस इट्स प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल, जो कि उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के बेसिस पर हम पिरामिड की यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस पिरामिड शोज द टोटल मास, जिसको आप बायोमास कह रहे हैं, ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, मतलब जितने भी वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर, उनका टोटल मास आपका पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाता है। समझ गए ना आप लोग? यानी कि जैसे अगर मैं बात कहूं कि एक ग्राउंड फ्लोर पर 50 बंदे हैं जिनका वेट क्या है 10-10 या फिर 50 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनका वेट 10-10 kg है, तो वहां पर जो बायोमास हो गया है वो कितना हो गया? 50 × 10, यानी कि 500 kg का वहां पर बायोमास अवेलेबल है। और जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे वहां पर 400 हो सकता है, नेक्स्ट पर 300 हो सकता है। दैट्स द पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि हर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल पर कितना टोटल मास है ऑर्गेनिज्म का वो आपका बायोमास कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स था वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास है, यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है, ये सीधा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इकोसिस्टम अवेलेबल वहां पर है। तो दैट मींस ये पिरामिड आपका कुछ इस तरीके से भी बन सकता है और ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी आपका बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, किस तरीके का इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर बायोमास की वैल्यू लेवल टू लेवल डिक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरीके का पिरामिड बन जाएगा, और बायोमास की जो वैल्यू है वो लेवल बाय लेवल इंक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोनों टाइप के पिरामिड्स आपको बायोमास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर, इन सम एक्वेटिक इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ हर्मीबोरस मे बी ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर्स। मतलब कहने का यह है कि सम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो बायोमास है हर्बीवोरस का
वो ग्रेटर देन होता है प्रोड्यूसर से। मतलब वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके कंपैरिजन में जो हर्बीवोरस हैं वो ज्यादा होते हैं, उनका मास वेट ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स वो आपका एक एग्जांपल हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। देखिए, जिस फैक्टर को, जिस करेक्टर को हम या करेक्टरिस्टिक को लेकर पिरामिड बना रहे हैं वो आपका उस टाइप का पिरामिड हो जाएगा। अगर नंबर को बेस बनाकर हम पिरामिड बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ नंबर्स हो जाएगा। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास को बेस करके बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा। एनर्जी लेवल को फोकस करके अगर हम पिरामिड बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आई थिंक कितने टाइप्स हो गए हमारे? 3 टाइप्स के हो गए हैं ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये 3 टाइप्स थे आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी फ्लो, यानी कि ये एनर्जी के फ्लो को बताता है। जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, शोइंग वेयर द मोस्ट एनर्जी स्टोर्ड। यहां से यह भी पता चलेगा कि कहां पर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सभी के घरों में क्या लगे होते हैं? मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, तो वो बता देता है कि किसके घर में कितनी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स यही जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमें बता देगा कि किस ट्रॉपिकल लेवल पर पर्टिकुलरली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेकंड है स्टडी ऑफ द फूड चेन। ये हेल्प करता है फूड चेन की स्टडी करने में भी। कैसे? दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन्स। ये हेल्प करता है फूड चेन के स्ट्रक्चर को समझने में, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और ये रिलेशन भी प्रोड्यूस करता है, बताता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हेल्प से आप फूड चेन की स्टडी कर सकते हैं और एक रिलेशन जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में होता है वो भी आप यहां पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, एनवायरमेंटल बैलेंस। यानी कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड एनवायरमेंटल बैलेंस के बारे में भी हमको बताता है। चाहे आप नंबर के बेसिस पर देख लीजिए, चाहे आप बायोमास के बेसिस पर देख लीजिए, चाहे आप एनर्जी फ्लो के बेसिस पर देख लीजिए। दे शो हाउ चेंजेस इन वन लेवल लाइक द डिक्रीज इन प्रोड्यूसर्स कैन अफेक्ट ऑल लेवल्स अबव इट। यानी कि ये कैसे एक दूसरे को प्रोड्यूसर्स डिक्रीज हो रही हैं, वो कैसे एक दूसरे के लेवल को अफेक्ट करते हैं। दैट्स आल्सो शो बाय द एनवायरमेंटल बैलेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन आप किस तरीके से देखेंगे? बाय शोइंग हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो हमें यह भी दिखाता है कि किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विच स्पेसीज नीड द प्रोटेक्शन। यानी कि यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि किस लेवल पर कहां पर समस्या क्रिएट हो रही है, जहां पर किसी पर्टिकुलर स्पेसीज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे आप देखते हैं ना कि बाघ बहुत कम हो गए हैं, उनको बचाने के लिए उनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है ना। चीते की जो संख्या है वो कम हो गई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जो चिड़िया होती हैं छोटी छोटी, उनकी संख्या कम हो गई है, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो दैट मीन्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें इसको आइडेंटिफाई और इसको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की? कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, वही एग्जाम में पूछा गया है, उन पर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें लिमिटेशंस की तो पहला है सिंप्लीफाइड व्यूज। ये पहली लिमिटेशन है। किस तरीके से लिमिटेशन है ये देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स वेयर मैनी ऑर्गेनिज्म फीड्स एट मल्टीपल लेवल्स। यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फूड वेब है जो मैनी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं मल्टीपल लेवल्स पर। तो सिंप्लीफाइड व्यूज है जो कि एक लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड लिमिटेशन है लॉस ऑफ एनर्जी की। वो कैसे? इट इज डिफिकल्ट टू शो हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और यूज फॉर मेंटेनेंस, मेकिंग द पिरामिड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। देखिए एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो जो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि एग्जैक्टली किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड बनाना एक्यूरेटली
पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वहां पर कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, यानी कि हम डायरेक्टली सही से नहीं बता पाते हैं कि कहां पर कितनी एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, किस फॉर्म में यूज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड लिमिटेशन हो जाएगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, दो ही लिमिटेशंस यहां पर थी इकोलॉजिकल पिरामिड की। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद द हेल्प ऑफ मैंने जो डायग्राम है उसको उसकी हेल्प से या फिर एग्जाम्पल की हेल्प से, जो रियलिटिक एग्जाम्पल आप जनरल लाइफ में महसूस करते हैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, व्हाट इज द बैलेंस इकोसिस्टम, ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है, बस ये पूछा गया है कि इकोसिस्टम होता क्या है, बैलेंस्ड, वो आपको बताना है। नाम ही लग गया आगे बैलेंस्ड, तो एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि बैलेंस्ड फॉर्म में हो। बैलेंस्ड फॉर्म में मतलब कहने का ये है कि अगर आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना 2 बार खाना जरूरी है, तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2 बार खाने की, तो आप 2 बार खाना खाएंगे। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 3 बार खाना खाने की, तो आप 3 बार खाना खाएंगे। तो दैट मीन्स अब ये जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये अगर बैलेंस्ड है, जितना आपको नीड है उतना आपको मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। जैसे अगर किसी साइकिल में नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्लस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स प्लस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, अमाउंट ऑफ इन सब का, स्पेसीज का एक बैलेंस फॉर्म में है, तो दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से बैलेंस इकोसिस्टम बताया जा रहा है। डिटेल में इसकी वीडियो अवेलेबल है, यानी कि और कुछ फैक्टर्स पर, चूंकि मैं क्वेश्चन यहां पर आंसर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से मैं आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की है। अदरवाइज डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस इकोसिस्टम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। या सिंपल वे में मैं बताऊं, आप जब भी कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट से, तो आपको वो क्या करके देता है, तोल के देता है सामान को, तो वो दोनों पर डे जब इक्वल हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। मतलब उसने जितना बांट रखा है उतनी ही अमाउंट में आपको सब्जी, फल, फ्रूट या फिर मिठाइयां मिल गई हैं, तो वो एक बैलेंस्ड क्रिएट हो गया है, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बस यही कहने का मतलब है। उस बाट का वेट और आपने जो चीज खरीदनी है उसका वेट जब इक्वल हो गया, तो वो बैलेंसिंग हो गई है दोनों के बीच, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। अब लिखेंगे किस तरीके से आप इसमें, ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज एन एनवायरमेंट वेयर द लिविंग, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। मतलब ईमानदारी से ये नॉन लिविंग और लिविंग जब कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है। इन ए बैलेंस इकोसिस्टम द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट विच लेवल, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स रिमेन्स स्टेबल, ये सब स्टेबल रहते हैं, एंड नेचुरल प्रोसेस जैसे कि लाइक वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल या एनर्जी फ्लो अकर्स स्मूथली। तो उस सिचुएशन में ये सब साइकिल्स स्मूथली अकर होती हैं, स्मूथली अपने फ्लो में रहती हैं, तो वो आपका एक बैलेंस इकोसिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, और ये बैलेंस इकोसिस्टम की वजह से भी होता है कि आपकी वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी का जो फ्लो है वो एक बैलेंस फॉर्म में स्मूथली हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, इन बैलेंस इकोसिस्टम रिसोर्सेज सच एज द फूड, वाटर, शेल्टर्स आर अवेलेबल इन द राइट अमाउंट्स फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब बैलेंस इकोसिस्टम में ये सब रिसोर्सेज एक राइट अमाउंट में मिलने चाहिए सभी ऑर्गेनिज्म को, मतलब जितनी नीड है उस मात्रा में अवेलेबल अगर है, तो दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ईच स्पीसीज हैज इट्स रोल, हर एक स्पीसीज का, स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं, एक इकोसिस्टम में हर एक स्पीसी का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, एंड नो वन स्पीसीज डोमिनेटेड द अदर। कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जो डोमिनेट करती है, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसी नहीं है जो उसकी जगह ले सकती है। ठीक है, क्लियर। तो हर एक स्पीसी का अपना स्पेसिफिक रोल है उस पर्टिकुलर लेवल पर, है ना। देयर इज ए नेचुरल बैलेंस बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड प्रे, यानी कि ये एक नेचुरल बैलेंस ऑलरेडी रहता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी कुछ नासमझी की वजह से ये बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, और जिसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, एंड द इकोसिस्टम इज
रिसाइलेंट टू चेंज और डिस्टरबेंस। और अगर ये बैलेंस बना रहता है तो इसका मतलब कि इकोसिस्टम सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो आई होप बैलेंस्ड इकोसिस्टम, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, इतना ही यहां पर पूछा गया था, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में इसके आंसर को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए। लास्ट सेमेस्टर के लिए वहां पर वीडियोस मैंने बनाई थी, उन वीडियोस में मैंने बैलेंस इकोसिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से हर एक फैक्टर पर उसके बात करने की कोशिश की है, तो वहां पर आप जाकर उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। देखिए, अभी तक आपने एनवायरमेंट के बारे में जाना, एनवायरमेंट के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में जाना, ब्रांचेस इन द सेंस कंपोनेंट्स, जैसे उसका इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। मतलब हमने 90% पहली यूनिट का जो सिलेबस है वो खत्म कर दिया है 8 क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचे हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी की वजह से आपको एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस, जितनी भी कमियां देखने को मिल रही हैं, वो सब ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसको हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए बोला गया है, तो अब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आप 2 मिनट तो नहीं, मैं कह रहा हूं 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। देखिए, कई सारे जो कारण हैं वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएंगे, और यही एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की वैल्यू है। इसको आपको रटना नहीं है बच्चों, मैं शुरुआत से आपसे यही कहता हुआ आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन से आपको इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, समझना है, एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे आसपास इन्वॉल्व हैं, उसी के बिहाफ पर आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए, आपने सोच लिया होगा और आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ भी गई होंगी कि इन वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो वही फैक्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के एनवायरमेंट पर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, अगर इसकी बात करें हम, तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि सारे इंपैक्ट नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव भी हैं भाई, क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी तो हम ही काम कर रहे हैं ना, ह्यूमंस ही तो काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही हैं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरीके के इंपैक्ट देखे जाते हैं। आगे, while we depend on the environment for resources like the food, water and air, our actions can also harm the plants, यानी कि हमारे actions भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं प्लांट्स को। Here are some key effects of human activities on the environment, कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ की एक्टिविटीज हैं जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट डालती हैं, उसको हम 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहला अगर हम की एक्टिविटी की बात करें तो वो है आपका डिफोरेस्टेशन, जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, यानी कि जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, वो एक सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है एनवायरमेंट को। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब ही क्या है, जिसमें पेड़ पौधे, ये एक डाइवर्सिटी जो होती है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को प्योर बनाती हैं, वही कहीं ना कहीं हम उनको अफेक्ट पहुंचा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन में इसका इफेक्ट आप क्या देख रहे होंगे, डिफोरेस्टेशन अकर्स व्हेन द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। भाई हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने से हम ट्रीज को काट रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें। ज्यादा हमारी कंजप्शन बढ़ गई है, उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको बैलेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए हम ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड लेकर आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, रहने के लिए ज्यादा चीजें हमें चाहिए, ज्यादा जगह रहने के लिए चाहिए, और लॉगिंग। साथ ही साथ ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं, वो हमारे ट्रीज उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाने में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमें सांस लेने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, और जो प्लांट्स हैं वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स रहेंगे तो जो सॉइल है उसका कटान नहीं होगा, मतलब सॉइल बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं तो क्या क्या चीजें या क्या क्या लॉसेज आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, लॉस ऑफ द हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है किसी के घर पे, तो वो क्या हो गया, उसका जो रहने की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई,
है ना, अब वो किसी भी कारण से चला हो, है ना, वैसे ही अगर प्लांट्स ट्रीज कट जाते हैं तो वहां पर उन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनका घर खत्म हो जाता है, वो फिर कहां रहेंगे, दैट मीन्स उनका लॉस हो रहा है। फिर आगे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसको फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्योंकि ट्रीज ही हमने काट दी हैं, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और जिस वजह से पूरे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वहीं पर डिसरप्ट्स द लोकल क्लाइमेट एंड द वाटर साइकिल, और ये डिस्टर्ब कर रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की लोकल क्लाइमेट को और वाटर साइकिल को। इज दैट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, तो ऑफ्टन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, इज बीइंग डिस्ट्रॉय एट द रैपिड रेट, जो कि आज के समय में बहुत तेज गति से उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो किस तरीके से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका पॉल्यूशन। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी, दैट्स द पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट कैसे हो रहा है, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि हम ट्रीज काट रहे हैं, तो यानी कि ये जो समस्याएं हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक समस्या पर्टिकुलर ही हो रही है, नहीं, वो कहीं ना कहीं दूसरी समस्या के साथ भी इंटरकनेक्ट है। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और लैंड पॉल्यूशन है। ये आप यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में वही सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं पॉल्यूशन में, और बहुत छोटी यूनिट है, वहां पर आप बेहतर मार्क्स अच्छे से तैयार करके सब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं पॉल्यूशन की, तो आप लोगों को पता ही है, पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेस्ट डिस्पोजल। मतलब कहने का ये है कि क्या इफेक्ट है पॉल्यूशन का, वो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो, बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बोलूं, तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेज का रिलीज होना एनवायरमेंट के अंदर। अब वो एयर में अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर में अगर वो रिलीज हो रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेज तो वो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, लैंड में हो रहे हैं तो वो लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर वो साउंड की फॉर्म में हार्मफुल सब्सटेंसेज आ रहे हैं तो वो नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट में पहुंच रहे हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं एनवायरमेंट पर हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से। ठीक है, जैसे हम ज्यादा वाहनों का यूज कर रहे हैं, ज्यादा एसीज हम लगा रहे हैं, ज्यादा फ्रिज हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस पहुंचा रहा है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। हम डिस्पोजल्स, जो प्लास्टिक जो अधिक मात्रा में आजकल यूज कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, वाटर में हम ऑयल को मिला देते हैं, और हार्मफुल जो आपके फैक्ट्रियों से मटेरियल वेस्ट निकलता है वो हम वाटर में बहा देते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन को दावत दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स और उनके इफेक्ट पॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन की, तो एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार्स and power plants releasing the harmful gases like the carbon dioxide, sulfur dioxides causing the smog, यानी कि धुंध सी आपको देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी डिसीज, आपको जो सांस लेने की समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड द कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो वाटर पॉल्यूशन वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने बताया जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम नदी में मिला देते हैं, नदी की तरफ रास्ता करके उसमें बहा देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है। एग्रीकल्चर्स में जो वेस्ट आता है उसको भी हम नदी में बहा देते हैं, मिला देते हैं पानी में, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट है, क्योंकि हम आज के समय में एग्रीकल्चर में इतने पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे खुद के हेल्थ के लिए, है ना। एंड द हाउस होल्ड्स लाइक द प्लास्टिक्स, केमिकल्स, सीवेज pollutes rivers, lakes and the oceans, ये सब कहीं ना कहीं वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड द मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर द ड्रिंक। ये एक्वेटिक लाइफ को तो हम पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन जो वाटर हमें कंज्यूम करना है बच्चों, उसको भी ये हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन के बारे में हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करें लैंड पॉल्यूशन की, तो लैंड पॉल्यूशन इम्प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट, यानी कि आपने देखा होगा एक बड़ी सिटी में अगर आप जाएं तो वहां से नगर पालिका या फिर कूड़े की जो कलेक्ट करने की व्यवस्था है वो कूड़े को कलेक्ट करती है, यानी कि वेस्ट को कलेक्ट करती है, और कहीं दूर एक ऐसा रीजन बना रखा है वहां पर जाकर बस डाल देती है। तो दैट मीन्स एक मैनेजमेंट नहीं है डिस्पोजल का प्रॉपर
वेस्ट जो आपका निकल रहा है घरों से उसको डिस्पोजल करने का एक प्रॉपर वे नहीं है, यानी कि इनप्रॉपर आपका वे है। जैसे कि उसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स कैन डिग्रेड द लैंड्स, जहां पर वो डालेंगे उसके आसपास के बहुत सारे रीजन्स की लैंड को वो खराब करते चले जाएंगे टाइम टू टाइम, है ना, एंड कॉजिंग द सॉइल इनफर्टिलिटी एंड द हार्मिंग वाइल्ड लाइफ। कहीं ना कहीं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंपैक्ट करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी वहां पर हार्म पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही देखने को मिल रहा है और ये आपको समझ भी आ गया होगा कि क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो एयर को पॉल्यूट कर रही है और उससे एयर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पर्टिकुलर किसी रीजन के क्षेत्र का क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला हो गया है, ऑयल हो गया है या गैसेज हो गई हैं, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना, यानी कि इन सब के बर्न करने से कहीं लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज का क्या होता है, अमाउंट में रिलीज होता है और वहां पर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया ट्रीज के कटने का, है ना, तो दीज गैसेज ट्रैप द हीट, ये गैसेज ट्रैप कर लेती हैं उस एटमॉस्फेयर की हीट को एंड कॉज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, और वहां पर अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने में ये मदद करती हैं। दिस लीड्स टू, ये क्या लीड्स करता है अभी उसको डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर की तरह की फॉर्म में ये चीज बता देता हूं। ये आपका बेटा अर्थ है, इसके आसपास ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इन्होंने एक लेयर क्रिएट कर ली है। ये सपोज ये एक लेयर ग्रीन हाउस गैसेज की क्रिएट हो गई है, तो जैसे ही कोई हार्मफुल यूवी रेज सन से आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो इस ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पर टकराएंगी, यहां से अर्थ के सरफेस से हार्मफुल जो यूवी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन हाउस गैस के रीजन में पहुंची, ये जो लेयर बनी हुई है इसने इसको ट्रैप कर लिया है। अब ये ट्रैप करने पर ये यहीं पर घूमती रहेंगी, तो यहीं पर घूमती रहेंगी, तो दैट्स द रीजन आपकी अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इट शोज ग्लोबल वार्मिंग, और उस एक पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात करें हम, ये क्या लीड्स करते हैं, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स कॉजिंग द सी लेवल टू राइज, यानी कि इस वजह से क्या हो रहा है, जो आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से जो वाटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सी लेवल्स या फिर रिवर्स के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। आगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज द हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड द, यहां पर ये कुछ ओवरलैपिंग होगी, ये क्लियर नहीं लग रहा है मुझको, है ना, तो ये आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स क्रिएटिंग स्पेशल सर्वाइवल, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो सर्वाइव कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिज्म, जो सर्वाइव कर रहे हैं आपकी लिविंग थिंग्स, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो स्पीसीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे पूरा इकोसिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जाता है। और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो यानी कि डिफरेंट लाइफ्स आपकी जो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही थी वो सब कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ hurricanes एंड wildfires इज लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहता है आपके अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फैक्टर हो जाता है जो हमारी एक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हम सब स्पेसीज के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग भी हम लोगों की ही एक्टिविटी है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम ओवरफिशिंग करते हैं, और चूंकि फिश क्या है, एक पार्ट है इकोसिस्टम का, कहां पर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं आप किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हार्मफुल होगा ही होगा, उस इकोसिस्टम के लिए तो होगा ही, आपके लिए भी हार्मफुल रहेगा। तो इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ओवर फिशिंग हैपेंस व्हेन फिश एंड अदर मैराइन क्रिएचर्स आर कॉट एट ए रेट फास्टर देन दे कैन रिप्रोड्यूस, मतलब जितनी रिप्रोड्यूस नहीं हो रही हैं फिशेस उनसे ज्यादा रेट में आप उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। दिस कॉजेज, इससे होगा क्या, ये क्या कॉज करेगा, डिप्लीशन ऑफ फिश पॉपुलेशन,
डिस्टर्बिंग मैराइन फूड चेन। भाई पॉपुलेशन जो है फिशेस की वो डिक्रीज हो जाएगी और जिससे कि डिस्टर्ब हो जाएगी फूड चेन मैराइन की, यानी कि वाटर की जो चेन है, वाटर के अंदर जो लाइफ चेन चल रही थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि छोटी फिशेस को बड़ी फिश खाती हैं, फिर उन बड़ी फिशेस को और बड़ी फिशेस खाती हैं, फिर और बड़ी फिशेस को व्हेल्स खाती हैं, व्हेल्स मछली खाती हैं, तो ये एक साइकिल जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड मैराइन इकोसिस्टम, है ना। तो यहां पर एक मैराइन इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी। आगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स फॉर कम्युनिकेट्स दैट डिपेंड्स ऑन द फिशिंग, है ना। तो ये समस्या आपको मैराइन फूड चेन या मैराइन फूड वेब्स में देखने को मिलेगी, जो हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, द कोलैप्स ऑफ द फिशेस स्टॉक इन द अटलांटिक ओशियन ड्यू टू द ओवर फिशिंग हैज हार्म द फिशिंग इंडस्ट्रीज। ये कहीं ना कहीं फिशिंग इंडस्ट्रीज हार्म पहुंचा रही हैं जो ओवर फिशिंग की जा रही है अटलांटिक ओशियन से। वहां पर फिशेस का स्टॉक जो है वो कोलैप्स हो गया है कहीं ना कहीं ड्यू टू द ओवर फिशिंग। इज दैट क्लियर? आई होप फोर्थ पॉइंट, उसके इफेक्ट और क्या क्या हार्मफुल कंडीशंस हम क्रिएट कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है अर्बनाइजेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अर्बनाइजेशन जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज एंड द टाउन्स रिक्वायर क्लियरिंग लैंड फॉर द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब अर्बनाइजेशन जो कि एक हम बड़ी सिटी कोई भी बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्लियर करने होते हैं लैंड्स, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उस वजह से वहां पर रहने वाले जो हैं लोग, रहने वाली स्पीसीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रीज कट होने पर समस्या क्रिएट बताई थी आपको, जैसे उन ट्रीज पर रहने वाले जो भी पशु पक्षी थे वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ मेकिंग इट हार्डर फॉर द एनिमल्स टू सर्वाइव, यानी कि एनिमल्स को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड रिसोर्स कंजम्पशन, जिस वजह से इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन और कंजम्पशन रिसोर्सेज। वहीं पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर स्पेसीज टू फाइंड द फूड मेट्स एंड द माइग्रेट्स, और ये कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है एक दूसरे को, स्पेसीज को माइग्रेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, अर्बनाइजेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट सिक्स पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। ये भी बहुत बड़ी समस्या आज के समय में होती जा रही है। हम अपने खाने के लिए ही ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें हम खुद पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जो हमें पता है हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें इफेक्ट की, तो व्हाइल एग्रीकल्चर इज नेसेसरी फॉर द फूड प्रोडक्शन, भाई हमें पता है कि एग्रीकल्चर का हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, फॉर द फूड प्रोडक्शन, और इसमें ही हम पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं। तो सम पेस्टिसाइड्स हार्म्स द एनवायरनमेंट, जैसे यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, दीज केमिकल्स कैन रन ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में जाते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं और हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, एंड कॉजिंग द पॉल्यूशन एंड हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ, हम अपनी लाइफ के साथ साथ एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचाते हैं। वहीं पर सॉइल इरोजन, यानी कि ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स कैन लीड टू द लॉस ऑफ द टोपोसॉइल, रिड्यूसिंग लैंड फर्टिलिटी। मतलब कहने का यह है कि हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें इनप्रॉपर हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर या फिर हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनता जा रहा है। ठीक, चलिए आई होप 6 के 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको आंसर को ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वेस्ट जनरेशन, आई होप ये लास्ट पॉइंट होगा, जो फैक्टर्स हैं हमारी एक्टिविटीज के जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्ट जनरेशन का इफेक्ट ये होगा, द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एंड कंजप्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हाई अमाउंट में आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, इंक्लूडिंग द प्लास्टिक, पेपर एंड फूड वेस्ट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे प्लास्टिक का यूज, पेपर्स का यूज, फूड का वेस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल लीड्स टू, और उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल किया जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में उसको डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है, तो उस वजह से पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली लैंड एंड ओशियंस इसका सामना करते हैं। हार्म्स टू द वाइल्ड लाइफ को भी ये हार्म पहुंचाता है, एज एनिमल्स में अगेंस्ट और बिकम द ट्रैप्ड इन द वेस्ट मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर कूड़ेदान है और उसके पास ही कोई जानवर खड़ा हुआ उसमें से कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके चक्कर में वो क्या खा लेता है,
पॉलिथीन भी खा लेता है, प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल खा सकता है, ऐसी चीज खा सकता है जो उसके माउथ में लग जाए, जिसमें आप जैसे मेडिकली कोई अगर वहां पर डिस्पोजल पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को भी हार्म पहुंचा रहे हैं। और लैंडफिल्स विच मे टेक अप वैल्यूएबल लैंड एंड कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड द वाटर। और अगर हम जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो वेस्ट है जो कि हम इन प्रॉपर फॉर्म में इसको डिस्पोज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सॉइल या वाटर में मिलके हमें ही हार्म पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया वेस्ट जनरेशन। तो ये आपकी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज थी जो हम लोगों द्वारा की जा रही हैं और हमारे एनवायरमेंट को ही ये हार्म पहुंचा रही हैं, जो कि घूम फिरकर हमें ही इस एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज करना है, क्योंकि हम एक साइकिल के थ्रू सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, सारे सोर्सेज का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप सातों के सातों पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब डेफिनेटली किसी भी पॉइंट से कैसे भी वो लैंग्वेज घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम में आंसर लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये यहां पर पूछा गया है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप देखें तो यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने लगभग पूरी यूनिट खत्म कर ली है इन 10 क्वेश्चन आंसर में। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही आप अपना विश्वास हम लोगों पर बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें बाय द शेयर वीडियो लिंक ऑन योर ऑल सोशल अकाउंट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन के आंसर की। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछा गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस होता है मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है बच्चों कि हम प्रेजेंट अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंट जरूरत पूरी होने से जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी जो डिमांड होगी, उसका जो कंजम्पशन होगा वो अफेक्ट ना हो। दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि फ्यूचर जनरेशंस को जो अपनी उनकी नीड्स हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दैट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It focuses on the creating a balance between the economic growth, environmental protection and the social well-being। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा किस चीज पर? इकोनॉमिकल ग्रोथ में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल सोर्सेज का यूज हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को भी करना है, साथ ही साथ सोशल वेल बींग्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर दैट सोर्सेज आर यूज्ड वाइडली एंड दैट द एनवायरमेंट इज नॉट हार्म्ड इन द प्रोसेस। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करता है कि रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उनका हार्म ना करें, यानी कि फ्यूचर जनरेशन उनका यूज भी आराम से कर ले। तो दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप इसकी डेफिनेशन से ही बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको यहां पर बता देता हूं व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? पहला पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, प्रिजर्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। हमें नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचाकर रखने हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके हमको रखना है, जैसे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो उन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छे से बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्म। भाई इकोनॉमिकल ग्रोथ होना भी जरूरी है, लेकिन उसको आप प्रमोट करेंगे विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कोई भी हार्म या किसी भी सोर्सेज को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, बेसिकली उस सोर्स को जो दोबारा से जनरेट ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक इंपॉर्टेंस है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, एड्रेसेस क्लाइमेट चेंजेस। अगर क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड है कि आप उनको एड्रेस करें और उन पर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, एनकरेज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एनकरेज किया जाए, यानी कि जैसे आप लोग ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, अपने कोर्स के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट द एनवायरमेंट। तो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इंक्रीज किया जा रहा है सभी को, कि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इन फ्यूचर आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि डिमांड नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं आपसे, तो रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड द इनइक्वालिटी, यानी कि हमें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर, क्योंकि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जितने भी हैं उन पर सबका समान अधिकार होता है। ठीक है, आगे बात करें, सपोर्ट्स
इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता है कि नई टेक्नोलॉजीज या नए इन्वेंशन नहीं करनी है। इन्वेंशन करनी है, नई टेक्नोलॉजीज बनानी है जिससे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, लेकिन रीजन वही है या फिर हमें फैक्टर वही ध्यान में रखना है कि कोई भी हार्म ना हो किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक साइकिल की फॉर्म में पूरा प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर लास्ट पॉइंट की, तो एनहेंस द ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबल कॉपरेशन में एनहेंसमेंट दिखाना पड़ेगा। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड से जो भी इश्यूज हैं उनको मिलकर उन पर काम करना है और एनवायरमेंट को बचाना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। ये पॉइंट्स मैंने आपको वन बाय वन करके बताए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को अगर शुरुआत में शेयर नहीं किया है तो अभी आप 5 सेकंड का समय निकालकर शेयर भी कर दें अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर, ठीक है? तो ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपने इन 10 के 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ठीक है? अगर कहीं पे किसी आंसर में, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें बच्चों, और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप आपने पूरे सेशन को, इन 10 के 10 क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पर अपनी ईमानदारी से देखा होगा, समझा होगा और अपनी पहली यूनिट को एक स्ट्रॉन्ग जो रूप है वो आपने प्रोवाइड कराया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट यूनिट्स भी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। तो एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आप इतना प्यार इंजीनियर्स गेटवे को देने के लिए। वीडियो को बस आपको केवल और केवल इतना करना है कि सभी बच्चों तक वीडियो के लिंक को पहुंचाना है, ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स जो आपके नंबर हैं यही हमें मोटिवेट करेंगे कि हमारे ऊपर बच्चों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, हम और बेहतर किस तरीके से आपके लिए रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड, कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं 8273708952। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको है स्टडी से रिगार्डिंग, तो हम उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।